लकी और अब्बास के बीच में मैच काफी उलझ चुका था। लकी के पास सिर्फ 3 डार्ट थे और उसमें से उसे 140 पॉइंट्स बनाने थे। लकी ने पहले डार्ट से 40 पॉइंट तो बना लिए थे, लेकिन अब उसे 100 और बनाने थे। इसलिए लकी ने डार्ट बोर्ड के दिल में लगातार 2 बार डार्ट मार दिया। इसके बाद जब अब्बास वहां से ऐसे ही जाने लगा तो लकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। रिकॉर्डिंग का डर दिखाकर वो उससे वो करवाना चाहता था जो अब्बास नहीं कर रहा था। इसलिए लकी टेबल पर भी चढ़ गया था। इधर अब्बास भी उसकी दिशा में बढ़ चुका था। रुको अब्बास। जैसे ही अब्बास उसके पास पहुंचने को था, इतने में श्रेया ने उसे बीच में रोक दिया। अब्बास ने अपनी नजर उठाई और फिर नजर भरकर श्रेया की तरफ देखने लगा। एक बार के लिए श्रेया ने भी उसे देखा और फिर लकी की ओर देखते हुए बोली, अब्बास तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम इस तरह से इस फटीचर की टांगों के नीचे से कैसे निकल सकते हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जगह ये काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने कहा तो सभी लोग हैरानी भरी नजरों से लकी की तरफ देखने लगे। तुम निकलना चाहती हो? अब्बास का मुंह भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। वो श्रेया की तरफ देखे जा रहा था। हाँ अब्बास, वैसे भी लकी ने जब तुमसे शर्त लगाई थी तो उसने ये थोड़ी कहा था कि वो तुम्हारी जगह किसी और को ये काम नहीं करने देगा, लेकिन तुम्हारी दोस्त होने के नाते ना मैं तुम्हारी जगह ये काम करूंगी, अगर तुम्हें खुद इसमें कोई दिक्कत ना हो तो। श्रेया ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। वो घिन भरी नजरों से श्रेया को देख रहा था। अगर मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल गई तो फिर उसके बाद तुम अब्बास को आज जो भी हुआ ना उसके लिए डराना बंद कर दोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और अब्बास तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, श्रेया ने कहा। ये सुनते ही लकी की होश उड़ गए। उसने इस बारे में तो जरा भी नहीं सोचा था कि श्रेया जैसी लड़की जो कि क्लास की मॉनिटर थी, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ताक पर रखती थी, जो स्टेज पर खड़ी होकर 2-2 बड़े-बड़े लेक्चर्स देती थी, वो इस तरह की बात करेगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रेया उसकी टांगों के नीचे से निकलेगी। अब्बास तुम पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, श्रेया ने कहा। देखो तुम्हें परेशान मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम ये करना चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब्बास ने कहा। भले ही वो उसके ऊपर ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत उदास था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी खुश था और मारे खुशी के तो वो पागल हुआ जा रहा था। श्रेया टेबल पर चढ़ी और फिर अपने घुटनों पर आकर बैठ गई। उसकी दोनों हथेलियां टेबल पर टिकी हुई थी। लकी ने जब श्रेया को इस तरह से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कुत्ता उसके सामने बैठा था। उसे श्रेया को इस तरह से देखकर अपने दिल में सच में बहुत बुरा लगा। इतने में वो टेबल से नीचे उतरा और बोला, जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना, तुम लोग जा सकते हो। नहीं, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, ना ही मैं ना अपने सिर पर तुम्हारा कोई एहसान लेकर जीना चाहती हूँ। चुपचाप यहाँ आकर अपने पैर खोलो और मैं तुम्हारे साथ ये ड्रिल करना चाहती हूँ, श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी का दिल दुख रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो श्रेया के साथ में ऐसा कुछ करे। हाँ अब्बास की बात कुछ और थी, लेकिन श्रेया के साथ ऐसा करते हुए खुद भी वो देख नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं थी तो फिर लकी के पास भी और कोई चारा नहीं रह गया। वो फिर से टेबल पर आकर खड़ा हो गया और उसने अपने पैर फैला लिए। इधर श्रेया भी अपने दोनों हाथों को पैर से लकी की दिशा में आगे बढ़ाने लगी थी। बहुत अच्छे, शाबाश श्रेया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आओगी ना तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी जरूर दूंगा। मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पोजीशन और बेस्ट से बेस्ट सैलरी पर हायर करूंगा, देखना, अब्बास ने श्रेया का हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहा। श्रेया ने भी बीच में एक बार के लिए अब्बास को देखा और बोली, थैंक यू अब्बास, मैं तुम्हारे कुछ काम आ पा रही हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद श्रेया ने लकी को जहरीली नजरों से देखा और बोली, लकी आज जो ये सब तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली हूँ। एक दिन देखना मैं इसका दुगुना वसूल लूंगी तुमसे, श्रेया ने कहा और वो लकी की टांगों से नीचे निकल गई। लकी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इधर जो लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे उन्होंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। श्रेया उसकी टांगों से बाहर आ चुकी थी और टेबल पर उतर गई थी। अब्बास उसे देखकर मन ही मन हंस भी रहा था और खुश भी हो रहा था। हाँ श्रेया, तुमने ठीक कहा, इससे दोगुना वसूल करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम जैसी लड़की को जानता हूँ। आज शाम को हम लोग डिनर के लिए किसी अच्छे होटल में चलेंगे, अब्बास ने कहा और इसके बाद वो श्रेया के साथ वहां से बाहर निकल गया। इधर लकी भी सिमोना के साथ में बाहर आ गया, लेकिन पीछे उसका बहुत अच्छा नाम हो चुका था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑटो लिया और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गए। फिर वो दोनों साथ में खाने के लिए कैंटीन चले गए। सिमोना ने खाने के और आने के पैसे दिए थे। लकी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे देने नहीं दे रही थी। इधर लकी को इस बात का बुरा लग रहा था, लेकिन इससे पहले वो अपनी जेब में हाथ डाल पाता, सिमोना पहले ही ऑनलाइन पे कर देती। अरे मेरे पास भी पैसे हैं भाई, तुम्हें मेरी इस तरह से भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लकी और सिमोना एक ही टेबल पर बैठकर खा रहे थे और लकी उसके सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। सिमोना ने गहरी सांस ली और लकी के सामने देखते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, और वैसे भी कैंटीन से जो खाना लेकर आई हूँ ना
वो यहाँ की सबसे सस्ती डिश है, इसलिए तुम इसे ना बिना शर्म के साथ खा सकते हो, और मुंह तो बिल्कुल मत बनाना, ये सच में अच्छी है। अरे नहीं, तुम चिंता क्यों करती हो, मुझे तो इस तरह का खाना खाने की आदत है, कभी कभी तो मैं बिना खाए भी दिन गुजार दिया करता था। और अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, प्लीज उसे अपने दिल पर मत लेना, लकी ने कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिमोना की सच में बहुत परवाह करने लगा था। जब वो इस तरह से सिमोना को देख रहा था तो सिमोना के गाल मारे शर्म के लाल हो गए और उसने उससे आंखें चुरा ली। लकी भी काफी नरम दिल का इंसान था। वो ये सोच रहा था कि अगर वो सिमोना की आज उस तरह से मदद नहीं करता तो क्या होता, वो उससे इस तरह पेश नहीं आने वाली थी। क्या होता अगर वो सबके सामने हार जाता, तो कहीं वो सिमोना को मन ही मन पसंद तो नहीं करने लगा था। ठीक इसी वक्त उसकी आंखों के सामने राधिका का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि राधिका उसके दिल में बसी हुई थी और उसके होते हुए वो और किसी की तरफ उठाकर आंख भी नहीं देख सकता था। और खाओ ना, सिमोना ने लकी की प्लेट में थोड़े से चावल लेते हुए कहा और अपनी कटोरी से उसकी कटोरी में दही उड़ेल दिया। लकी का चेहरा ये देखकर शर्म से और लाल हो गया। उसने उसे धन्यवाद कहा। वो अपने दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें सोच रहा था। उसने तुरंत अपनी प्लेट में सारे चावल खत्म किए। उसने चावल चबाते हुए सिमोना से कहा, पहले मैं रख कर आता हूँ। लकी ने अपनी प्लेट उठाई और उसे वॉशिंग एरिया में धोकर रख दिया। उसके बाद में फिर से टेबल पर आ गया और बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक जब भी लकी को उसकी क्लास के बाद टाइम मिल पाता तो वो सीधा प्रैक्टिस के लिए ऑडिटोरियम में चला जाता। उसको डांस तो नहीं आता था, लेकिन उसके हाथ पैर ना उसका अच्छा साथ दिया करते। उसके दोनों हाथ पैर काफी अच्छी तरह से चलते थे और टीचर के सिखाने के बाद लकी उन मूव्स को भी काफी अच्छे से करने लगा था। उसके इतना अच्छा डांस करने के पीछे का कारण एक और था, शहनाज। जैसे ही वो शहनाज को अपनी आंखों के सामने देखता था तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी भर जाती थी। लेकिन उसने पिछली बार जिस तरह से शांतनु को हराया था, उसके बाद से उसके और शहनाज के बीच में चीजें सुधरी नहीं थी। उसके अलावा जहां शांतनु को मौका मिलता वहां वो खुद भी लकी के बीच में आकर खड़ा हो जाता। लकी ने बिना शहनाज से एक शब्द भी कहे 10 दिनों तक रिहर्सल की थी। जब वो शांतनु और शहनाज को रिहर्सल करने के एक दूसरे के साथ में देर तक बात करते हुए देखता तो उसका दिल अंदर तक जल उठता, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। आज लकी और उसकी टीम स्टेडियम में रिहर्सल कर रही थी। वो यहाँ पर शांतनु और शहनाज के पिताजी के बड़े संपर्क होने की वजह से ही रिहर्सल कर पा रहे थे। अगर वो दोनों नहीं होते तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऐसे ही अपने स्टेडियम किसी को थोड़ी दिया करते थे। शांतनु रिहर्सल के दौरान बाथरूम में गया हुआ था और शहनाज अभी भी वहां लगे माइक पर गाना गा रही थी। लकी और बाकी दो डांसर पीछे खड़े हुए थे और अपने पैरों को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे थे। लकी जानता था कि शहनाज उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो दूर ही खड़ा होकर उसे बस देखे जा रहा था। वो उसे बात करने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता था। लकी बस अपनी राधिका को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। अचानक से उसे ना जाने क्या सूझा और वो शहनाज की तरफ देखकर हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनते ही शहनाज पलटकर उसे देखने लगी। उसके नाजुक से चेहरे देखकर लकी का दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। वो लकी की तरफ देख रही थी। वो रेलिंग पर अपने पैर दबा रहा था, लेकिन उस दौरान उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से चिल्ला उठा। उसके बाद वो रेलिंग की दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन गिरने से पहले लकी ने रेलिंग को पकड़ लिया था और वो इतना जोर से नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ पैर में काफी चोट लगी थी। आह ओह, लकी जोर से चिल्लाया। वो शहनाज के सामने गिर गया था और उसे इस बात पर शर्मा रही थी। लकी, तुम तो बड़े टैलेंटेड हो। अरे गिराने वाला ऐसे कैसे गिर सकता है। बाकी दोनों डांसर जो लकी के साथ थे वो उसे देखकर हंस रहे थे और बाकी सब लोग भी उसे देखकर हंस रहे थे। लकी को इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो चुपचाप यहाँ से उठे और स्टेडियम से भाग जाए। वो शहनाज से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने उठना भी शुरू कर दिया था और बेहोशी की हालत में ही वो भाग चला जा रहा था और उसे ध्यान ही नहीं था कि वो जाकर किसी से टकरा गया था। जब उसने उसे देखा तो पाया कि वो शहनाज थी। वो पहले तो शहनाज के बारे में सोचते हुए और उसे देखते हुए नीचे गिरा था और अब जब उसे टकरा गया था, लेकिन लकी उसे टकराने के बाद भी उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। इसलिए उसने तुरंत अपने आप को संभाला और दूसरी दिशा में भागने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था कि इतने में शहनाज ने उसे देखा और बोली, तुम नीचे गिर गए थे ना। शहनाज ने लकी का हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए कहा। अब जब शहनाज ने उससे पूछ ही लिया था तो वो चाह कर भी नहीं जा सकता था। उसने अपना सिर झुकाया और हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा हाथ। शहनाज ने देखा कि लकी का हाथ ग्राउंड पर लगने की वजह से उसके ऊपर सफेद पापड़ी आ गई और उसमें घाव होने की वजह से थोड़ा सा खून आने लगा। मुझे दिखाओ। शहनाज को अचानक से उसकी चिंता होने लगी। अब्बास को डांट में बुरी तरीके से पटखनी देने के बाद में लकी और सिमोना एक साथ ही कॉलेज वापस आ गए। दोनों ने साथ में खाना खाया और इधर उधर की बातें भी की। लकी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रेया अब्बास के लिए इतना नीचे गिर जाएगी। वैसे लकी खुद भी डांस प्रैक्टिस के दौरान शहनाज को देखते देखते नीचे गिर गया था। जब वो घबराकर वहां से निकलने लगा तो इतने में शहनाज ने उसे बीच में रोक लिया और उसका घाव देखने लगी। लकी का हाथ शहनाज के हाथ में था। जब उसने लकी की स्किन को छुआ तो लकी बेचैन हो उठा। वो थोड़ी सी लंबी सांस लेकर अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
वो शहनाज की उंगली की छुहन से जो सिहरन उठी थी उसे अपने पूरे बदन में महसूस कर पा रहा था। उसने धीरे धीरे बड़ी हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाया और शहनाज का चेहरा देखने लगा। वो देख रहा था कि उसकी बादाम जैसी आंखें इधर से उधर डोल रही थी और उसका चेहरा सफेद था। उसके होठों पर बहुत बारीक सी लकीरें थी और उसे देखकर जरा भी नहीं मुस्कुरा रही थी। वो लकी ने उसे सिर्फ देखने भर के लिए अपनी नजर ऊपर उठाई, लेकिन वो अब अपनी नजर नीचे ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे लकी का दिल शांत सा महसूस होने लगा। उसे अपने घाव का दर्द भी याद नहीं रह गया था। वो बस ये महसूस कर रहा था कि शहनाज कितने प्यार से उसके घाव पर हाथ लगा रही थी। उसे फिर से उसमें अपनी राधिका नजर आने लगी, जो उसके लिए होटल में काम तक करने के लिए राजी हो गई थी। मेरे साथ आओ, शहनाज ने कहा और फिर उसे इक्विपमेंट रूम में ले गई। वहां पर पानी रखा था। शहनाज ने लकी को एक और कुर्सी पर बैठाया और फिर लकी के हाथ को पानी से भींगे रुमाल से साफ कर उसकी धूल को फूंक मार मार कर उड़ाने लगी। जब लकी ने देखा कि वो उसके घाव को कितने प्यार से साफ कर रही थी तो उसे रहा नहीं किया और फिर से उसे अपनी राधिका याद आ गई। राधिका भी तो उसका इसी तरह से ध्यान रखती थी। जब एक बार वो अपनी रसोई में टमाटर काट रहा था तो गलती से उसकी उंगली कट गई थी। उस वक्त भी राधिका ने उसके घाव को इसी तरह साफ किया था जैसे अभी शहनाज कर रही थी। उसका प्यार लकी का दिल छू रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसकी आंखों के सामने भी राधिका थी और उसकी आंखों में जो तस्वीर इस वक्त घूम रही थी वो भी राधिका ही की थी। लेकिन विडंबना ये थी कि वो उसे नजर भर देख भी नहीं सकता था। वो बस चोरी छुप के ही उसे देख रहा था। लकी का दिल उससे बात करने का बहुत हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि शहनाज बदले में उसे क्या जवाब देने वाली थी। इसलिए उसने मन ही मन अपने आप से पूछा, ये तुम ही हो क्या राधिका? पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो इतने प्यार से मेरा ध्यान रख सकती है। क्या अब भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? इतने में लकी अपने आप को रोक नहीं सका और उसका एक आंसू शहनाज की हथेली पर जा गिरा। जैसे ही शहनाज ने अपनी नजर ऊपर उठाई तो इधर लकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब अगर वो एक पल भी रुकता तो शायद आंसुओं की बाढ़ आ सकती थी। इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। राधिका, लकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही शहनाज ने सुना कि लकी फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझने की गलती कर रहा था तो उसे भी बुरा लगने लगा और गुस्सा आने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि लकी सच में रो रहा था तो वो उसे इस बात का दोष नहीं देना चाहती थी। ठीक इसी वक्त वहां पर कबीर और हेतल नाम के दो डांसर आ गए। वो भी लकी के साथ ही थे। उन्होंने पहले लकी को देखा और फिर शहनाज के पास आते हुए पूछा, अरे शहनाज, ये रो क्यों रहा है? मालूम नहीं, मैं तो बस इसका घाव साफ करने के लिए इसकी मदद कर रही थी और इतने में ये रोने लगा, शहनाज ने कहा। वो खुद भी लकी की रोने की वजह से उदास महसूस कर रही थी। अच्छा लकी, ओ लकी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कैसे लड़कियों जैसे रो रहे हो? वैसे इसमें इतना शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, छोटी सी तो चोट है, इसके लिए क्यों रो रहा है? कबीर ने कहा। अरे इसमें क्या शर्म की बात? लकी हर रोज ऑडिटोरियम में आता है लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि शहनाज इस ग्रुप की सबसे सुंदर लड़की है और वो लकी का घाव भी ठीक कर रही है तो उसे ऐसे ही रोना आ गया होगा। उसे लग रहा होगा कि इसमें इसको इस तरह से ना नीचे नहीं देखना चाहिए कि बाद में किसी के हाथ से घाव साफ करना पड़े। हेतल ने कहा, मुझे लगता है हमें इस बारे में ना बात नहीं करनी चाहिए, चलो फिर से प्रैक्टिस के लिए चलते हैं, शहनाज ने कहा। वो जानती थी कि लकी के रोने के पीछे की असली वजह क्या थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से सच में बहुत प्यार करता था, उसे बहुत याद किया करता था। वो अपनी जगह से घूमी और जैसे ही वहां से जाने लगी कि अचानक से वो फिर से लकी की तरफ मुड़ी और बोली, सुनो लकी, तुम क्लिनिक पर जाके ना इसकी ड्रेसिंग करवा लेना। ठीक है, लकी ने भी कहा और उसके बाद शहनाज उस कमरे से बाहर आ गई। लकी ने अपने आंसू पोंछे और उसके बाद उस बॉटल को देखने लगा जिसके पानी से शहनाज ने अभी उसके घाव साफ किए थे। उसने उस बॉटल को ये सोचकर अपने हाथ में ले लिया कि ये वही बॉटल थी जिससे शहनाज ने अभी उसका घाव साफ किया था। उसे हाथ में लेकर काफी खुशी हो रही थी। लकी उसके बाद वहां से बाहर निकला और क्लिनिक पर अपना घाव ठीक करवाने के लिए चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद में लकी फिर से स्टेडियम में आया। जब वो स्टेज पर चढ़ रहा था तो उसने देखा कि शांतनु और शहनाज प्रैक्टिस करने की बजाय एक दूसरे के साथ में बैठकर बात कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। उसे पता ही नहीं चला कि इस बीच डायरेक्टर कब और कैसे वहां पर आकर खड़ा हो गया। लकी जानता था कि डायरेक्टर शांतनु को मक्खन लगाने के लिए वहां आया करता था और वो सच में शांतनु से ही मिलने आया था। अरे लकी वापस आ गया, क्या बात है? चोट लगने के बाद भी लड़का प्रैक्टिस के लिए आकर खड़ा हो गया। भले इसका शरीर कमजोर दिखता हो लेकिन भाई की हिम्मत बहुत मजबूत है, दाद देनी होगी, हेतल और कबीर ने कहा। लकी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो एक बेंच पर जाकर आराम करने के लिए बैठ गया। वैसे तो यहाँ रेलिंग लगी हुई है और उसके बाद भी ये नीचे गिर गया है, क्या कमाल का आदमी है, शांतनु ने अपने आप से कहा। लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाकी लोगों को भी सुनाई दे गई।
और वो लकी की तरफ देखते हुए इस बात पर हंसने लगे। लकी के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। इधर शहनाज ने भी शांतनु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि सिर्फ इस वजह से गिरा था क्योंकि वो उसकी तरफ देख रहा था। फिर जब उसने देखा कि लकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा और चुपचाप अपनी बेंच पर बैठा था तो शहनाज से रहा नहीं किया और उसने कहा, उसकी टॉलरेट करने की पावर बहुत अच्छी है। शांतनु भाई, पार्टी हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई, लेकिन उस बेकार स्टूडेंट यूनियन ने सिर्फ थोड़े ही से स्पॉन्सर्स हमें ला कर दिए हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सिर्फ बैनर लगवाने और पानी पिलवाने का साथ ही हो पाया यार। अब आप जानते हैं कि हम रिहर्सल ऑडिटोरियम में करते हैं, लेकिन पार्टी वाले दिन हमारी परफॉर्मेंस लाइब्रेरी के सामने वाले चौराहे पर होने हैं। ऐसे में स्टेज लगवाना, कपड़े, लाइट और मेकअप के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। कॉलेज वालों ने तो अब हाथ खड़े कर दिए हैं और वो लोग एक भी रुपया देने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। अब मैं इस पूरे प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। सब कुछ पेंटिंग है, कुछ नहीं हुआ है यार, डायरेक्टर ने कहा। और शांतनु भी एक ही पल में उसकी बात के पीछे का मतलब आराम से समझ गया। वो उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शांतनु उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो लोग जयपुर के 20 सबसे बड़े परिवारों में शामिल थे और उनके लिए इस पूरी पार्टी को स्पॉन्सर करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैं इस बारे में अपने पापा से बात करूंगा, लेकिन अगर अभी तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ, शांतनु ने कहा। थैंक यू भाई शांतनु, थैंक यू सो मच, डायरेक्टर ने कहा और फिर उसे बता दिया कि वो कब और कहाँ पैसे दे सकता था। शांतनु, शहनाज, आज बहुत लंबी प्रैक्टिस हो गई यार। मुझे लगता है ना कि हम लोग इस बार पार्टी में जीत ही जाएंगे। अब शाम होने को आई है तो बाहर कुछ खाने के लिए चले क्या? हाँ, यहाँ पास ही में ना एक 3 स्टार होटल खुली है, मैंने देखा कि अच्छी है। तुम कभी वहां गई हो शहनाज? शांतनु ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब उसने देखा कि शहनाज ने नाम अपना सिर हिलाया था तो शांतनु ने मुस्कुराते हुए से कहा, चलो तो अब जब शहनाज वहां गई ही नहीं है तो हम सब वहीं चलते हैं। मैं तुम सबको ना अपनी गाड़ी से वहां ले चलता हूँ और कुछ बढ़िया सा खाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, हमने भी कभी 3 स्टार पर तो खाया नहीं है। हाँ, आज उधर खाएंगे, फिर फोटोज डालकर ना बाकी लोगों को चलाएंगे, हेतल और कबीर ने कहा और अपना सामान उठाने लगे। वो लोग जाने की बहुत ज्यादा जल्दी में दिख रहे थे। इधर शांतनु ने भी अपने ड्राइवर को बोलकर गाड़ी मंगवा ली। शांतनु और शहनाज आगे आगे चल रहे थे, लकी और बाकी लोग उनके पीछे पीछे। फिर हेतल ने लकी को देखा और शांतनु से पूछा, शांतनु भाई, ये भी हमारे साथ आ रहा है क्या? ये सवाल सुनते ही सब लोग एक बार के लिए रुक गए। शांतनु ने लकी को देखा और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहता हो। तुम जैसे लोगों को तो सड़क पर छोले कुलचे ही खाने चाहिए, तुम जैसों की 3 स्टार में खाने की औकात नहीं है। लेकिन लकी उसकी आंखों में नहीं देख रहा था, वो बस शहनाज के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था। शहनाज, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए? वैसे मेरी गाड़ी में ना सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा की जगह नहीं है, शांतनु ने कहा। शहनाज ने उसका सवाल सुनकर लकी की तरफ देखा। लकी उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। शहनाज समझ गई थी कि लकी अभी भी उसे राधिका ही समझ रहा था और वो भी ज्यादा उदास नजर आने लगा था। मुझे लगता है कि इसे हमारे साथ आना काफी महंगा पड़ जाएगा, इसलिए अभी तो हम ही लोग चलते हैं। शहनाज को मालूम था कि लकी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने किसी न किसी बहाने से लकी को आने से मना कर दिया। वो लकी को सबके सामने फिर से एम्बेरस होते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसे मालूम था कि लोग लकी के सामने भी और उसके पीछे भी उसके पैसों और उसके स्टेटस को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब उसने मना तो कर दिया था और वो फिर से अपना विचार नहीं बदल सकती थी, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और लकी की तरफ देखना बंद कर दिया। हाँ, वैसे भी हम जहाँ पर जा रहे हैं वहां पर ये आदमी तो पैसे ही नहीं दे पाएगा। अब तुम सोचो कि वहां पर तुम्हें छोले कुलचे मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कबीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि शहनाज सिर्फ इस बात को लकी को मना करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वो दिल से उसे मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो लकी को और ज्यादा मजाक उड़ाना चाह रहा था ताकि शहनाज की ये बात उसके दिल में छुप जाए। लकी ने जब उसकी बात सुनी तो वो घूम गया और एक गहरी सांस लेकर फिर से स्टेडियम की तरफ जाने लगा। वो अब और भी ज्यादा उदास हो गया था। उसने अंदर आकर सब सामान समेटना शुरू किया जो शहनाज ने छोड़ा था। वो वहां से कैंटीन में गया और अपनी डॉर्मेट्री में चला गया। क्या लोगों की नजर में लकी अपनी इस छवि को बदल पाएगा या फिर वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा? लकी को जब चोट लगी तो ना जाने क्यों शहनाज उसका घाव साफ करने के लिए आगे आ गई। उसने लकी को इतने प्यार से छुआ था कि वो अपनी आंसू नहीं रोक पाया। उसके बाद शहनाज उसे छोड़कर बाहर चली गई और लकी उसी उदासी मन से क्लिनिक पर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि डायरेक्टर पैसे मांगने के लिए शांतनु के पास खड़ा था। उसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन शहनाज ने लकी को लाने से मना कर दिया। लकी हताश सा अपने कमरे में लौट गया। लेटे लेटे उसे अचानक से याद आया कि डायरेक्टर वहां पर खड़ा होकर शांतनु से पैसे के बारे में कुछ बातें कर रहा था। स्पॉन्सरशिप फीस। लकी ने ये शब्द अपने मुंह से बुदबुदाए और फिर अचानक से उसकी नजर उसके पलंग के ऊपर चली गई।
उसे याद आया कि उसकी माँ उसे 1 करोड़ रुपए देकर गई थी, जिन्हें वो बैंक में जमा नहीं करवा सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसके परिवार को पता चल जाता और फिर से उसका अकाउंट सीज हो जाता। कहने को तो उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर पा रहा था। लकी ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं ये सारा पैसा कॉलेज में दे दूं और उनसे ये बात करूं कि मेरा खाना पीना, आना जाना, पैसों से जुड़ा मसला और रहने का बाकी सब लोगों से अच्छा होना चाहिए। वैसे भी इस पैसे को यहाँ पलंग के नीचे रखकर धूल खिलवाने से तो यही अच्छा है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। लकी को जैसे ही आइडिया आया, उसके बाद उसने सोचा कि उसे ये आइडिया जल्द से जल्द कॉलेज वालों को दे देना चाहिए और उनसे इस पर काम भी शुरू करवा लेना चाहिए। अगले दिन की क्लास के बाद लकी फिर से अपने कमरे में आया और उसने वो बैग निकाल लिया जिसमें पैसे रखे थे। लकी ने अभी भी सारे पैसे उस कचरे की थैली में डाले थे। वो एक बार के लिए सोच रहा था कि उसे थैली को अपने सूटकेस में ही डाल दे, लेकिन वो उसमें आ नहीं रही थी। अरे यार लकी, कैसे इंसान हो, कचरा भी सूटकेस में लेकर आयो। हाँ हाँ, फेंक दो इसे, तो ये पड़े पड़े ना सोना थोड़ी हो जाने वाला है। बाकी दो लोगों ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने भी उन दोनों से खुशी खुशी कहा। वो जानता था कि कचरे का ये बैग उसने काफी छुपा कर रखा था और किसी ने भी उसे अभी तक खोल कर तो नहीं देखा था। लकी ने वो बैग अपने साथ लिया और कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद लकी सीधा एडमिन की बिल्डिंग में चला गया, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के ऑफिस बने हुए थे। लकी अपना सारा पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट में देना चाहता था। थोड़ी देर घूमने के बाद लकी को ऑफिस मिल गया। लकी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उसे अंदर से आवाज आई, आ जाओ। लकी अपने कचरे का बैग लेकर उस ऑफिस में दाखिल हो गया। लकी ने देखा कि वहाँ पर ढेर सारी टेबल लगी हुई थी और हर 2 टेबल के बीच थोड़ी सी जगह थी। वहाँ पर कुल 4 लोग बैठे थे। उनमें से एक आदमी 50 साल के आसपास का था और वो गंजा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ही यहाँ का इंचार्ज था। स्टाफ के सामने 2 स्टूडेंट्स खड़े थे। उनमें से एक शांतनु था और दूसरा था वो डायरेक्टर जो पार्टी की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर बैठा था। वो लोग यहाँ पर पैसा देने के लिए आए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शांतनु ने जैसे ही लकी को वहाँ खड़ा देखा, उसने कल शो अपने पिता को इस पार्टी के बारे में बताया था। अब जब उसके पिता खुद एक व्यापारी थे तो उसकी बात को सुनते ही, लेकिन उसके साथ ही वो उसके सवाल भी किया करते। इस बार भी जब शांतनु उन्हें पैसे के बारे में बता रहा था तो उन्होंने पूछा कि उसे कितने पैसों की जरूरत है और ये सारा मामला किन किन चीजों में खर्च होने वाला था। फिर उन्होंने अपने हिसाब से सारा गणित लगाया और आखिर में तय हुआ कि उन्हें इस काम के लिए कितना पैसा देना चाहिए। इस सिलसिले में शांतनु और डायरेक्टर भी वहाँ पर आए हुए थे। वो मैं तो यहाँ पर लकी उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसे अब इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शांतनु और वो डायरेक्टर उसे सुबह सुबह यहाँ मिल जाएंगे। उसने तुरंत वो कचरे का बैग अपने पीछे छुपा लिया ताकि कोई उसे देख न ले। वैसे भी शांतनु का परिवार जयपुर के बड़े परिवारों में से एक था। ऐसे में अगर वो इस बात को पकड़ लेते कि उसके पास अचानक से 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए तो लकी फंस सकता था। हो सकता था कि वो इसके बारे में जानकारी निकलवाने लगते। ये भी हो सकता था कि ये बात रुस्तम डांगी तक पहुंच जाती कि लकी की माँ ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए थे और इससे न सिर्फ रुस्तम की नौकरी खतरे में जा सकती थी बल्कि उसकी माँ से भी कई सवाल जवाब हो सकते थे। ऐसे में लकी इस तरह का कोई भी खतरा लेने के लिए राजी नहीं था। तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में ये कचरा लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? डायरेक्टर ने लकी के हाथों में जो कचरे का बैग था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे उसने इतना भर कहा था, इतने में बाकी सब लोगों की आंखें भी लकी के ऊपर जा टिकी और सब लोग उसकी दिशा में देखे जा रहे थे। बहुत से लोग उसके शिकायत भी कर रहे थे। हाँ, पर यहाँ पर कचरा खा थैला क्यों लेकर आए हो तुम? इसे बाहर फेंकना चाहिए ना, कॉलेज में आ गए हो और इतनी सी भी अकल नहीं आई है तुम्हें? सॉरी लकी ने कहा। नहीं भाई, मुझे लगता है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। शांतनु भाई, मुझे लगता है ना कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसलिए आया है ताकि ये पॉवर्टी फंड के लिए ना अप्लाई कर सके। वैसे भी इसकी हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इसे पैसों की सख्त जरूरत है। काम काज इस आदमी से हो नहीं सकता, इसलिए सोच रहा होगा फंड उठाकर काम चला ले। कितना आलसी किस्म का आदमी है यार। अरे ये तो गलत बात है भाई। अपने हाथ सलामत है, पैर सलामत है, कुछ नहीं तो कॉलेज में ही कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, लाइब्रेरी के सफाई का ही काम कर लो। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, इससे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर का आलसी। शांतनु ने भी लकी की हंसी उड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम उस फंड के लिए अप्लाई करने आए हो यहाँ? देखो, मैं तुम्हें प्रोसेस पहले बता देता हूँ। पहले तो तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसे अपनी क्लास कमेटी को देना होगा। वो लोग अगर एप्लीकेशन आगे बढ़ाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर वो लोग आगे बात नहीं बढ़ाएंगे या फाइनेंस डिपार्टमेंट इस काम के लिए मना कर देगा तो फिर तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा दोस्त। उस गंजे से डायरेक्टर ने लकी को सारी प्रोसेस समझाते हुए कहा। लकी को लगा कि अब जब शांतनु यहाँ खड़ा था तो ऐसे में वो उस आदमी को ये बात नहीं समझा सकता था कि वो यहाँ पर किस काम से आया था। उसने सिर्फ उस आदमी की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाया और दरवाजे से बाहर चला आया। जब लकी ने दरवाजा लगाया तो उसने वहां के इंचार्ज को बड़बड़ाते सुना। अगर ये लड़का फंड के लिए अप्लाई ही करना चाह रहा था तो कम से कम इसे नियम तो पढ़कर आने चाहिए थे ना। ये तो बस अपना सिर उठाया, हमारा टाइम खराब करने के लिए ऐसे ही चलाया। ऐसे लोगों को ना फंड देने का भी कोई फायदा नहीं। जाहिल आदमी कहीं के। लकी अब ज्यादा दूर नहीं गया था। वो बस गलियारे में ही खड़ा था और बाहर का नजारा देख रहा था। लगभग 40 मिनट गुजर जाने के बाद ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला
वहाँ के इंचार्ज ने शांतनु और उस डायरेक्टर को एक मुस्कान के साथ विदा कर दिया। तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? जैसे ही शांतनु ने लकी को देखा तो वो हंसने लगा और फिर उसने उस इंचार्ज से कहा, श्याम सर, मैं स्पॉन्सरशिप के बारे में अपने पापा से बात कर लूंगा और वो जैसे ही कुछ बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि तब तक आपको इस गरीब की ना मदद कर देनी चाहिए। कब से खड़ा है यहाँ पे। जैसे ही शांतनु ने अपनी बात खत्म की उसके बाद वो लकी की तरफ देखने लगा और देखते ही देखते वहां से निकल गया। हाँ भाई बताओ, मैंने तुम्हें सारा प्रोसेस पहले ही तो समझा दिया है और अब क्या बताऊं तुम्हें। भाई देखो, अगर तुम्हें फंड की जरूरत है तो पहले एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद उसे क्लास कमेटी को देना पड़ेगा, वहां से एप्लीकेशन जब हमारे पास आएगी तभी कुछ बात बनेगी, इंचार्ज ने कहा और फिर से घूमकर अंदर की तरफ जाने लगा। लकी भी चुपचाप उसके पीछे ही चला जा रहा था। अरे भाई क्या चाहते हो भाई मुझसे, इंचार्ज ने लकी से शिकायत के लहजे में पूछा। देखिए सर, मैं किसी फंड के लिए अप्लाई करने नहीं आया हूँ, मेरा नाम लकी अग्रवाल है और मैं यहाँ पर जो पार्टी होने वाली है उसको स्पॉन्सर करने के लिए आया हूँ, लकी ने कहा। वो समझ गया था कि सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से ये सब लोग उसे गलत समझ रहे थे और उसके कपड़ों की वजह से ही उस इंचार्ज ने उसे गलत समझ लिया। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की तो उस इंचार्ज और वहां बैठे ऑफिस में बाकी लोगों को ये बात सुनकर हंसी आ गई। जब शांतनु वहां पर अंदर था तो उसने पहले ही सब लोगों को लकी के बारे में बता दिया था कि वो एक फटीचर रेस्टोरेंट था। ऐसे में किसी को भी उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। भाई देख, पार्टी में ना 150 रुपए का चंदा नहीं देना है, तुम्हें इस तरह से मुंह उठाकर चले आए हो। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है 5-10 लाख रुपए। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, इंचार्ज ने कहा। देखिए सर, मैं यहाँ कोई 50-100 रुपए देने नहीं आया हूँ, मेरे पास ढेर सारा पैसा है और मैं वो सारा पैसा यहाँ देने आया हूँ, लेकिन क्या आप उससे पहले इन बाकी लोगों को बोल सकते हैं कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं? लकी ने कहा। वो सोच रहा था कि जितने कम लोगों को इस बात की खबर होगी उतना सही रहेगा। अरे तुम कौन होते हो हमें बाहर भेजने वाले? चलो निकले यहाँ से। हाँ हाँ, हम भी देखें जरा तुम ऐसे कितना पैसा देने वाले हो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी आंखें फटकर बाहर ना आ जाए। देखो, अगर तुम्हें कुछ देना ही है ना, सबके सामने दो, हम में से कोई बाहर नहीं जाने वाला। सब लोग अचानक से लकी से नाराज होने लगे और उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी शांतनु कह रहा था कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में अगर तुम 500 रुपए भी देने के लिए आए हो ना, तो कहूंगा कि उसे पैसों को ना अपनी जेब में रखो और उससे कोई बढ़िया से टी शर्ट खरीद लो। जब इंचार्ज ने लकी की हालत देखी तो कहा, उसे लकी के ऊपर दया आ रही थी। अरे सर, आपको मेरे कपड़ों की ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जो दिखा रहा हूँ आप वो लो। लकी ने गहरी सांस ली और फिर कचरे की थाली सीधा उठाकर उसके टेबल पर रखी। तुम्हारा दिमाग खराब है, कचरा मेरी टेबल पर क्यों? जैसे ही इंचार्ज ने उसकी टेबल पर कचरा देखा तो वो झुंझला गया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ थैली लगा तो अचानक से वो शांत हो गया। उसे महसूस हुआ कि उस कचरे के ढेर में काफी सारे नोट के बंडल थे। उसे देखकर इंचार्ज का तो दिमाग खराब हो गया। वो घबराते हुए लकी को देख रहा था और लकी उनकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। बाकी लोग भी लकी को टकटकी लगाए देख रहे थे। तुम सब लोग यहाँ से 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, इंचार्ज ने तुरंत बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा और उसके कहने के बाद ही सब लोग वहां से उठकर बाहर चले गए। तुम इसमें क्या लाए हो? जब लोग निकल गए तो इंचार्ज ने लकी से पूछा। लकी ने उस थाली को अपनी गोद में रखकर फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर उसने उसे टेबल पर टिकाया और धीरे धीरे खोलने लगा। वो इंचार्ज बस लकी की तरफ देखे जा रहा था। लकी जब अपने पैसों के बैग के साथ में बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दे और बदले में पूरा डिपार्टमेंट उसका ध्यान रख ले। लेकिन जब वो पैसा देने के लिए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शांतनु और वो डायरेक्टर वहीं पर खड़े थे। लकी ने उस वक्त उन्हें पैसा नहीं दिया और उसके बाद जब वो चले गए तब लकी ने वहां के इंचार्ज के सामने वो बैग खोल कर रख दिया। जैसे ही इंचार्ज ने उस बैग को खोल कर देखा तो उसे पता चला कि उसमें सच में ढेर सारा पैसा था। ये सब क्या है? तुम क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये सब पैसे लेकर आए हो? वहां के इंचार्ज ने फिर से लकी को डांटा और कहा, अरे आप ये सब क्या बोल रहे हो? एक एक नोट असली है, आप चेक करके देख लो। लकी ने कहा। उसे खुद इस बात पर हैरानी हो रही थी कि वो आदमी लकी की बात मान नहीं रहा था। असली है। इंचार्ज ने पैसा अपने हाथों में लिया और देखा कि वो सच में असली था। उसने एक एक नोट अपने हाथ से चेक करके देखा और यही पाया कि लकी उससे झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन तुम यहाँ पर ये सब इतना सारा पैसा क्यों लेकर आए हो? जैसे ही उसने अपने सामने इतना सारा पैसा देखा तो उसने तुरंत लकी से ये सवाल किया, लेकिन अब की बार उसकी बात करने की धुन बिल्कुल बदल चुकी थी और वो बड़े ही प्यार से लकी से बात कर रहा था। मैं यहाँ पर ये सारा पैसा पार्टी में डोनेट करने के लिए आया हूँ, लकी ने कहा। अरे लेकिन इतना सारा पैसा देने की जरूरत नहीं है, छोटी सी तो पार्टी है, 5-10 लाख रुपए में आराम से काम हो जाएगा, उसके लिए इतना क्यों खर्च करना? फिर से उस इंचार्ज ने लकी को समझाते हुए कहा, ठीक है तो आप इसमें से 10 लाख रुपए पार्टी के लिए निकाल लो और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आप कॉलेज के बाकी खर्चे देख लेना। लकी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम क्या सच में ये सारा पैसा देने के बारे में सोच रहे हो? बेटा अगर ऐसा है तो थैंक यू सो मच, तुम्हारा सच में बहुत बहुत धन्यवाद अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कुछ तो। मैं ये बात ना हमारे चांसलर साहब को बता दूंगा और वो तुम्हारे सम्मान के लिए एक प्रोग्राम का भी आयोजन कर देंगे। उसमें तुम हम इससे पहले कि इंचार्ज आगे कुछ बोल
पाता। लकी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें से 10 लाख रुपए पार्टी के लिए अलग निकाल लो, और उसके बाद मेरे जो खर्चे पढ़ाई के दौरान होते हैं वो सब आप लोगों को मैनेज करने होंगे। मैं जहां भी रह रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ, वो सब आपको ही देखना होगा। बाकी इसके अलावा मेरे डोनेशन की इस खबर के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। लकी ने उसे समझाते हुए कहा। उसे अचानक से ध्यान आया कि जब शांतनु और वो डायरेक्टर आपस में बात कर रहे थे तो वो कितने पैसे और लगने वाले थे इसके बारे में बात कर रहे थे। अब शांतनु यहाँ के सबसे बड़े परिवारों में से आता था और उसे 10 लाख रुपए देने में भी अपने पापा से पूछना पड़ रहा था। ये बात तो लकी को हजम हो ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि अमीर आदमी वो नहीं होता जो सिर्फ जांच परख कर पैसा खर्च करे, बल्कि अमीर आदमी तो वो होता है जो पैसा मांगने पर तुरंत पैसे देते। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं इन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखूंगा, उस इंचार्ज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन उस दौरान ही उसे लकी के ऊपर शक भी होने लगा था। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। चलिए ठीक है, आप भी अपना काम खत्म कीजिए, मैं जाता हूँ, लकी ने उस इंचार्ज से कहा और वो बैग वहीं पर छोड़ दिया। उसने उसे बताया कि बैग में कितने पैसे रखे थे और वो उसके बाद में वो टेबल पर बैग रखकर वहां से बाहर आ गया। जैसे ही बाकी सभी लोग फिर से अंदर आए तो उन्होंने इंचार्ज की तरफ देखा और शिकायत भरे लहजे में बोला, क्या हुआ, आपने उस लड़के के चक्कर में हमें बाहर कर दिया। उसकी बात सुनकर इंचार्ज सिर्फ हंस रहा था। अब वो कैसे बताता कि उसके और उस लड़के के बीच में क्या हुआ था। अरे बोलिए ना, क्या वो लड़का इतना सारा पैसा दे गया क्या? देखिए, हमें भी पता चल गया है कि उसके बैग में पैसा था, एक और आदमी ने कहा। चुप करो, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, अगर किसी ने इस बारे में किसी को कोई बात बताई ना तो मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगा, इंचार्ज ने सबको आगाह करते हुए कहा। लकी जो हिदायत देकर उसे अभी वहां से बाहर निकला था वो किसी भी हाल में उससे मुकर नहीं सकता था। सब लोग उसकी डांट सुनकर चुपचाप फिर से काम करने के लिए बैठ गए। लगभग 2 घंटे के बाद ही शांतनु के पिता का वहां इंचार्ज के पास फोन आया। हेलो, क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात हो? जी नमस्ते, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ, शांतनु का पापा। मैं वो आपकी पार्टी को स्पॉन्सर करने के बारे में सोच रहा था। आशुतोष जी नमस्ते, आपकी बात फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही हो रही है, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल की पार्टी के लिए हमें तो स्पॉन्सर मिल गया है, लेकिन आप चाहें तो किसी दूसरे कॉलेज की पार्टी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब उस इंचार्ज ने सोचा कि शांतनु और लकी के बीच में कितना बड़ा अंतर था तो उसे ना चाहते हुए भी शांतनु और उसके पिता के ऊपर हंसी आ रही थी। क्या इतनी जल्दी आपको कोई स्पॉन्सर भी मिल गया? चलिए कोई बात, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से अगले साल स्पॉन्सरशिप दे दूंगा। इतना भर कहने के बाद में उसके पिता ने फोन काट दिया। इधर इंचार्ज बड़बड़ाते हुए उसे गालियां दिए जा रहा था। वो सोच रहा था कि अपने आप में इतना बड़ा आदमी था, फिर भी अपनी जेब से 10 लाख रुपए तक नहीं छोड़ सकता था। वहीं लकी जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट था, उसने अपने दम पर ही उन्हें 10 लाख रुपए दे दिए। अगले कुछ दिनों तक तो इस बारे में इंचार्ज ने किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। लकी ने कितना पैसा दान किया था इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। हर किसी की नजर में लकी अभी भी एक गरीब स्टूडेंट था जो कि किसी पॉलिसी की वजह से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ पाया था। लकी को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसे जब भी मौका मिलता तो वो शहनाज के साथ में रिहर्सल करने के लिए चला जाता था। लेकिन पहले से उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से शहनाज का रवैया लकी के प्रति और ज्यादा ठंडा हो गया और वो उसकी तरफ अब देखती तक नहीं थी। थोड़े ही दिनों बाद कब पार्टी का दिन आ गया किसी को खबर तक नहीं लगी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और सुबह से ही वहां पर स्टेज बन चला था। दोपहर में जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था वैसे वैसे अलग अलग रंगों की रोशनी चालू होनी शुरू हो गई और हर कोई बस अब रात के होने का इंतजार कर रहा था, कब रात आए और कब उन लोगों की पार्टी की शुरुआत हो सके। लकी भी एक दिन पहले काफी अच्छी नींद ले चुका था और आज सुबह से फ्रेश महसूस कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो नहाया धोया, तैयार हुआ और सीधा स्टेज की तरफ चला गया। वो स्टेज के पीछे वाले हिस्से में आ गया था जहां पर सारे एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। अभी तक शांतनु और शहनाज लेकिन आए नहीं थे। लकी ने देखा कि वहां पर ढेर सारे लोग जमा थे जिन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहने थे और अलग अलग रंग के गेटअप लिया हुआ था। वहां पर यूनियंस वाले लोग भी थे और अचानक से लकी को उसका रूममेट युवराज मिल गया। उसे देखकर लकी को ख्याल आया कि जब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए वो जाएगा तो साथ में अपना फोन लेकर नहीं जाएगा। हो सकता है कि चलते डांस के दौरान उसकी जेब से उसका फोन नीचे गिर जाए, इसलिए उसने उसे युवराज को दे दिया। परफॉर्मेंस हो जाने के बाद में वो उससे फोन वापस ले लेता। इधर सब लोग ने अपनी फाइनल प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, लेकिन हेतल जो कि लकी की डांस पार्टनर थी उसे ना जाने इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुबह खाना खाने के लिए बाहर किसी होटल में गई और वहां पर अपने डांस की एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी भूल
गई। उसने सारी जगहों पर अपना हेयर बैंड ढूंढ लिया, लेकिन उसे वो कहीं मिल नहीं रहा था। फिर अचानक से उसे याद आया कि वो तो उसे वहां भूल गई थी, लेकिन उसके कॉलेज से वो होटल बहुत दूरी पर था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो उसे अब नहीं ला पाएगी, लेकिन वो इतना जरूरी भी था। ऐसे में खुद हेतल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या ना जाए। अचानक से जब उसकी नजर लकी के ऊपर पड़ी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोच रही थी कि लकी को भगाकर उस हेयर बैंड को मंगवा लिए। अब वो लकी उसके लिए जाकर वो चीज ला सकता था। वो लकी के पास गई और बच्चों जैसा चेहरा बनाते हुए बोली, लकी मैं ना अभी होटल पर खाने के लिए गई थी ना, तो वो क्या है ना कि आज परफॉर्मेंस थी, तो मुझे ना कुछ लाइट सा खाने का मन कर रहा था। तुम्हें तो मालूम है ना कि कैंटीन में कितना भारी खाना मिलता है, लेकिन मैं जब उधर से वापस आ रही थी ना तो मैं जल्दबाजी में भूल गई कि मेरा हेयर बैंड ना वहीं पे छूट गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके बिना डांस कैसे कर पाऊंगी यार। ऐसे में क्या तुम मेरे लिए जाकर उसे ला सकते हो? हेतल लकी की आंखों में देख रही थी। लकी भी उसे देख रहा था। वो ज्यादा दूर नहीं है, तुम अगर अभी जाओगे ना तो 1 घंटे तक तो वापस आ ही जाओगे। हेतल ने कहा, अगर इतना ही पास में है तो तुम चली जाओ ना, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि तुम हेयर बैंड लेने के लिए गई हो। लकी ने कहा। वो समझ गया था कि हेतल उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। एक तो उसने खुद से सामान को वहां छोड़ दिया और फिर वो उसे लेने के लिए लकी को भेज रही थी। लकी कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होना चाहता था। अरे लकी, बात वो नहीं है, मैं तो चली जाती, लेकिन क्या है ना कि अभी शहनाज आने वाली है और मुझे उसे कॉस्ट्यूम पहनाने में ना उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर शहनाज की मदद कौन करेगा? तुम चाहते क्या हो मेरी जगह पर शांतनु उसे उसके कपड़े पहनाने में मदद करे? हेतल ने कहा। इतने दिनों से वो खुद भी देख रही थी और इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि लकी शहनाज से प्यार करने लगा था। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए शहनाज का इस्तेमाल करना चाहती थी वो, और इसमें कोई बुराई भी उसे समझ नहीं आ रही थी। सच में शहनाज को तुम हेल्प करने वाली हो? लकी ने पूछा। तुम नहीं जाना चाहते हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ और उसके बाद देखना शांतनु ही शहनाज की मदद करने के लिए आएगा। जैसे ही लकी के दिमाग में यह तस्वीर आई कि शांतनु शहनाज की कपड़े पहनने में मदद कर रहा था, तो ये देखकर वो घबरा गया। उसने हेतल से आगे कुछ नहीं कहा और सीधा उसका बैंड लेने के लिए वो कॉलेज के गेट से बाहर चला गया। साला फटीचर, ऐसा आशिक तो भगवान किसी को ना दे। हेतल ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा और फिर आराम से आकर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अब इस दौरान शहनाज और शांतनु भी एक दूसरे के साथ वहां पर आ चुके थे। उन्होंने पहले ही अपना मेकअप कर लिया था और साथ में अपने कपड़े भी पहने हुए थे। वो घर से ही रेडी होकर आए थे। लकी अभी तक आया नहीं क्या? शांतनु ने चिढ़ते हुए पूछा। हेतल ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब क्या बताऊं शांतनु, ये लड़का पार्टी को ना सीरियसली ले ही नहीं रहा है। और ना में उसने अपनी गर्दन हिला दी। अरे यार, ये लड़का हमें स्टेज पर मरवाएगा, शांतनु ने कहा। उसे लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और हेतल को अपने मन में हंसी का दिन आ चुका था और पार्टी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। लकी भी अपने कमरे से तैयार होकर वहां पहुंच गया जहां पर बाकी लोग तैयार हो रहे थे। उसने अपना फोन युवराज को दे दिया और इतने में ही हेतल वहां पर आ गई और लकी से बोली कि वो अपना हेयर बैंड भूल गई थी होटल में। पहले तो लकी नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने डर से उसे जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो वहां जाने के लिए निकला, इतने में शांतनु और शहनाज तैयार होकर वहां पहुंच गए। लकी के ना आने की वजह से शांतनु परेशान हो गया था। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में शहनाज का फोन बज उठा। उसने देखा कि शिरीन उसे फोन कर रही थी। शहनाज ने उसका फोन उठाया। हेलो दी, आज आपकी पार्टी होने वाली है ना? मैं भी आना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती? शिरीन की मीठी सी आवाज फोन की उस तरफ से आई। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से कैब बुक करके यहाँ पर आ जाओ। मेरे प्रोग्राम में वैसे भी अभी थोड़ी देर है, ऐसे में तुम आराम से पहुंच जाओगी। शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर क्या है ना कि अंधेरा हो गया है और यहाँ से अंधेरे में ना अकेले आना मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा। क्या आप लकी को बोल सकती हो कि वो मुझे आकर पिक कर ले? वो रहेगा तो मैं आराम से आ जाऊंगी। शिरीन ने हल्की सी झिझक के साथ कहा। लेकिन शहनाज उसे कहना चाहती थी कि लकी खुद भी उसके साथ में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर लकी उसकी बहन को लेने के लिए जाता तो वो काफी कंफर्टेबल होने वाली थी। वो खुद भी लकी से मिलने के बारे में सोच रही थी। वैसे भी उनके प्रोग्राम में डेट थी, ऐसे में लकी अगर जाकर उसे ले आता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। इधर से शहनाज ने कहा। थैंक यू। तो मैं डोमिनोज के बाहर उसे मिल जाऊंगी। उसे बोल देना कि एक बार जब वो वहां से निकल जाए ना तो मुझे फोन कर ले, ताकि मैं उस हिसाब से बाहर आ जाऊं। शिरीन ने कहा और फोन काट दिया। शहनाज ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने फोन में लकी का नंबर खोजने लगी। वो उसके साथ एक ग्रुप में जुड़ा हुआ था। उसने उसका नंबर निकाला और उसे फोन मिलाने के लिए हरे बटन पर अंगूठा लगाने ही वाली थी कि इतने में उसने बीच में अपने आप को रोक लिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो लकी को फोन करने की सोच रही थी, तो उसके साथ में ये भी लगा कि कहीं लकी को ऐसा ना लगे कि उसके मन में लकी के लिए कुछ चलना शुरू हो गया था। अगर वो आगे से उसका फोन घुमाती तो लकी के मन में ये बात आ सकती थी।
शहनाज ने इसलिए हरा बटन दबाने के पहले 2 बार सोचा और फिर उसे लगा कि आगे लकी को फोन नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसने लकी को सिर्फ एक मैसेज भेज दिया कि वो उसकी बहन को अपने साथ लेकर आ जाए। इधर शाम को 8 बजे के आसपास पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और लोग स्टेज के पास में आकर बैठ गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग वही राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उनमें से कुछ एक लोग सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ एक लोग अभी फर्स्ट ईयर में ही आए थे। वहां पर अंधेरा होते ही चमचमाती हुई रोशनी चमकनी शुरू हो गई और अलग अलग रंग की लाइट से पूरा इलाका जगमगा उठा। पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। एक के बाद एक स्टेज पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम आए जा रहे थे और लोगों को हर प्रोग्राम काफी पसंद आ रहा था। बहुत तालियां और सीटियां बजा रहे थे। लकी को इधर हेतल का बैंड मिल गया था और वो फिर से अपने कॉलेज में आ गया था। हेतल ने उससे अपना बैंड लिया और उसे थैंक यू बोलने लगी। लकी को भी उसके मुंह से थैंक यू सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगा। जब उसने हेतल की ड्रेस को देखा तो बोला, तुमने तो कपड़े पहन लिए, क्या शहनाज भी तैयार हो चुकी है? हेतल उसका इशारा समझ चुकी थी कि आखिर में वो पूछना क्या चाह रहा था। वो जानती थी कि उसका इशारा किस ओर था, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ वो भी तैयार हो गई है और मैंने उसे तैयार किया है। मैंने शांतनु को उसके पास आने तक नहीं दिया। ये बात सुनते ही लकी के दिल को जैसे शांति मिल गई। पहले तो उसे लगा कि वो बेकार में ही हेतल का बैंड लेने के लिए गया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसका ये डिसीजन सही था। लकी धीरे धीरे शहनाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी तो वो फिर से उसके लिए पागल हो गया। पहले तो वो किसी और कुर्सी पर जाकर बैठने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शहनाज को देखा तो वो अपने पैरों को नहीं रोक पाया और उसके पास लगी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब उसने देखा कि लकी उसके पास आकर बैठ गया था तो उसे लगा कि उसे शिरीन को अपने साथ लेकर आने में देर हो गई थी। उसने उसे देखा और पूछा, तुम उसे ले आए? इन दिनों शहनाज लकी से बात तक नहीं कर रही थी। बमुश्किल उनकी 3 से 4 बार ही बात हो पाई थी। ऐसे में जैसे ही शहनाज ने लकी से कुछ कहा तो उसकी बात सुनकर मंत्रमुग्ध सा महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि शहनाज उसे हेतल के हेयर बैंड के बारे में पूछ रही थी जिसे वो लेकर आया था। इसलिए उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ले आया, बहुत बड़ी। शहनाज ने कहा। अब उसका प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था और ऐसे में उसे लगा कि शिरीन से मिलने जाने का कोई फायदा नहीं था। वो प्रोग्राम खत्म होने जाने के बाद उसे मिलने वाली थी। इतने में होस्ट ने उन लोगों के प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया, और इस प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आने वाले हैं शांतनु, शहनाज, हेतल, कबीर और लकी, एंकर ने कहा। और सब लोगों ने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। जैसे ही लोगों को पता चला कि पार्टी में एक ऐसा डांस भी होने वाला है जिसमें शहनाज और शांतनु साथ में भाग लेने वाले हैं, तो पहले ही लोग उसके लिए पागल हो गए। हर कोई उस डांस को देखना चाहता था। बहुत से लोग तो सिर्फ उसी डांस को देखने के लिए आए थे, लेकिन प्रोग्राम में देरी होने की वजह से उन्हें बाकी डांस देखने पड़े। सारे लड़के लड़की बहुत जोश के साथ स्टेज की ओर देख रहे थे। शांतनु उन सब लड़कियों का चहेता था और हर लड़की उसके ऊपर मरती थी। इधर शहनाज भी कॉलेज की शहजादी थी और लड़के उसके ऊपर हमेशा अपना दिल दे बैठते थे। ऐसे में वो आज कुछ ऐसा देखने वाले थे जो स्वर्ग तक उन्हें लेकर जाने वाला था। इससे पहले कि शांतनु और बाकी लोग स्टेज पर पैर रखते, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे स्टेज से पहले ही माहौल गर्म हो गया था। सब लोग चिल्ला रहे थे, शहनाज, शहनाज, शहनाज। लेकिन उन सब की भारी सी आवाज में भी कहीं भी लड़कियों की आवाज नहीं दब रही थी, जो अपने पूरे जोश से चिल्ला रही थी, शांतनु, शांतनु, शांतनु। शांतनु और बाकी लोगों ने बैक स्टेज से अब स्टेज पर अपना पैर रख दिया था। जैसे ही पर्दा खुला तो बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़कों का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वो सभी आज के डांस को देखने के लिए अपना दिल थाम कर बैठे थे। एक पल के लिए स्टेज पर अंधेरा हो गया। ना तो उस पर किसी तरह की रोशनी नजर आ रही थी और ना ही किसी तरह की आवाज। फिर धीरे धीरे लाइट ने चालू होना शुरू किया और उसके साथ ही संगीत की आवाज भी शुरू हो गई। धीरे धीरे शहनाज का गाना शुरू हो गया था, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पर आए ना यकी, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कहीं, हौले हौले धीरे धीरे। जैसे ही शहनाज ने अपने हिस्से का गाना गाया, उसके बाद में शांतनु ने भी अपने हिस्से का गाना शुरू कर दिया। गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में तुम, छूकर मुझे गुजरी हो यूं, देखूं तुम्हें यादें सुनो, तुम हो जुनूं तुम हो सुकून, क्यों पहले ना आई तुम। उसके बाद दोनों ने बारी बारी से गाना शुरू कर दिया था और धीरे से लकी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने अपने मूव्स करने शुरू कर दिए। लकी का दिल पसीज गया जब उसने देखा कि शांतनु और शहनाज दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यार से गा रहे थे। भले ही वो उन्हें पीछे से खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन उसे ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। उसे आज ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जैसे उसे रिहर्सल में महसूस होता था। जब उसने देखा कि वहां पर लाइट थी, साउंड था और देखने वाले लोग थे, तो उसकी फीलिंग्स बदलना लाजमी था। लेकिन फिर भी उसके दिल का हाल शहनाज और शांतनु को देखकर ही बदल गया। वो किसी मशीन की तरह से डांस कर रहा था। अब वो गाना अपने चरम पर आ गया और शहनाज शांतनु की आवाज मानो मिलकर एक हो गई। बदल
बदलते रास्ते, झरने और नदी, बदले वर्षा की रिमझिम, छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं, बदले बरखा की रिमझिम, बदलेगी ऋतुएं अदाएं, मैं रहूंगी सदा इसी तरह, हाँ तेरी बाहों में बाहें डालकर हर लम्हा हर पल। इस अंतरे में तो शहनाज और शांतनु ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। इधर धीरे धीरे लोगों ने भी उन दोनों के साथ पीछे से गाना शुरू कर दिया। एक साथ वहां पर 400-500 लोग एक ही गाना गा रहे थे और वो दृश्य देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। लकी ने देखा कि शांतनु और शहनाज एक दूसरे को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। लकी को स्टेज पर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर जाना था, लेकिन इस बीच में ना जाने उसे क्या हुआ कि वो रुक गया। वो शहनाज के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। लकी को पीछे से कबीर और हितल की कोई आवाज नहीं आ रही थी और जो अपने मूव्स याद दिला रहे थे। इधर ऑडियंस भी उन दोनों के गाने में इतनी ज्यादा खो गई कि उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही नहीं रहा था कि पीछे कोई डांस भी कर रहा था। जिंदगी सितार हो गई, रिमझिम मल्हार हो गई, मुझे आता नहीं किस्मत पर यकीन, कैसे मुझे मेरा खुदा। जैसे ही गाना इस नोट पर खत्म हुआ तो शांतनु और शहनाज ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इतने में स्टेज के सामने से बिजली की तरह तालियां गरजनी शुरू हो गई। किसी को भी ये तो नहीं पता चला कि ये कहां से शुरू हुआ था, लेकिन कोई आदमी चिल्ला रहा था, शहनाज शांतनु, शहनाज शांतनु। जैसे ही ये नारे लगने शुरू हुए कि सब लोगों ने यही नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारा पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर मानो गूंज उठा। इसी के बीच में शांतनु ने शहनाज का हाथ पकड़ लिया। वो बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। बाकी सब लोग भी टकटकी लगाए बस उन्हें ही देख रहे थे। शांतनु का दिल अंदर से बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसकी धड़कनें मानो पूरे मैदान में सुनाई दे रही थी। फिर धीरे से उसने अपना हाथ शहनाज के चेहरे की तरफ बढ़ाना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। इधर शहनाज को भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था और उसके दिल में अजीब से भाव आ रहे थे जिन्हें वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। ढेर सारे लोगों के शोर के बीच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद भी क्या करे। धीरे धीरे शांतनु का चेहरा शहनाज की तरफ बढ़ने लगा। वो बढ़ता ही जा रहा था और कब शहनाज की आंखें बंद हो गई उसे पता नहीं चला। शांतनु ने शहनाज के गाल पर अपनी गर्म उंगलियां रख दी और उसके होंठ बस उससे मिलने ही वाले थे। इतने में किसी ने पीछे से शांतनु को धक्का दे दिया। वो इस चीज के लिए राजी नहीं था और वो अचानक से नीचे गिर गया। वो स्टेज से भी नीचे गिर जाने वाला था। इतने में लकी ने शहनाज को पीछे खींच लिया और आगे आकर खड़ा हो गया। वो गुस्से भरी नजरों से शांतनु को देख रहा था। उसकी आंखें जल रही थी। लकी हितल का बैंड लेकर वापस आ गया था, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसे अपने साथ में शिरीन को भी लेकर आना था। जब शहनाज ने उससे पूछा तो लकी ने बिना आगे कुछ पूछे बस हाँ में सिर हिला दिया। इतनी देर में उनका प्रोग्राम भी शुरू हो गया और शांतनु शहनाज गाने में पूरी तरीके से रम गए थे। उन्हें सुनने वाले भी जैसे मदहोश महसूस कर रहे थे और गाना खत्म होने के बाद शांतनु ने शहनाज का हाथ पकड़ लिया। वो उसे चूमने ही वाला था कि इतने में लकी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और खुद शहनाज का हाथ पकड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखते ही दर्शकों को भयंकर गुस्सा आ गया। लकी ने उस तस्वीर को खराब कर दिया था जिस तस्वीर को देखने के लिए वो लोग बस पागल हुए जा रहे थे। लोगों ने लकी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और कुछ लोग किसी तरह लकी के ऊपर दहाड़ना भी शुरू कर चुके थे। अबे ये क्या कर रहा है, दिमाग खराब है क्या, जिंदा रहना या नहीं रहना है, साले बदतमीज आदमी, पकड़ो सालों को और मारो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे साथ आओ। लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। वो बस शहनाज के साथ किसी और लड़की को नहीं देख सकता था और उसे चूमते हुए तो हरगिज भी नहीं। जैसे ही लकी ने अपनी बात कही उसके बाद वो शहनाज को अपने साथ लेकर पीछे आ गया। तुम बेकार में क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, मालूम है ना लोगों को कितना गुस्सा आ रहा है। डायरेक्टर और बाकी लोगों ने लकी को घेर लिया। इस वक्त तक शांतनु भी वापस आकर खड़ा हो गया। कहाँ है वो साला, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है वो। शांतनु गुस्से में उबलता हुआ सा अंदर आ गया। उसने डायरेक्टर से पूछा। इतने में डायरेक्टर भी समझ गया कि आज शांतनु लकी को नहीं छोड़ने वाला था और वो भी लोगों को बुलाने लगा। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। इतने में शहनाज ने बीच में आते हुए कहा, शहनाज तुम अभी भी इस आदमी का साथ दे रही हो। शांतनु ने गुस्से में कहा। शहनाज जो कर रही थी उस पर उसे विश्वास तक नहीं हो रहा था। शहनाज ने पहले लकी की तरफ देखा और फिर शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, मैं उसे बचा नहीं रही हूँ देखो, और न ही उसने कुछ गलत किया है, तो फिर ऐसे में तुम उसे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो। जैसे ही शहनाज ने इतना कहा तो शांतनु उस बात को अच्छे से समझ गया कि उसने शहनाज को किस करने के बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा दिला दिया था। वो शांतनु को किस नहीं करना चाहती थी और इसलिए लकी ने उसके हिसाब से गलत नहीं किया था। इसके बाद शहनाज एक कुर्सी पर बैठ गई। शांतनु को भी अब धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि जो उसने किया था वो गलत था। असल में वो लोगों के नारों की आड़ में शहनाज के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इससे वो नाराज हो जाएगी। शांतनु भाई, क्या अभी भी लड़कों को बुलाना है, डायरेक्टर ने पूछा। जैसे ही उसने ये सवाल किया तो शांतनु ने उसे घूरते हुए देखा और तुरंत शहनाज के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसके आसपास कोई कुर्सी नहीं लगी हुई थी, इसलिए
वो उसके पास अपने घुटनों पर बैठ गया। डायरेक्टर उसकी आंखें देखकर पूरी तरीके से घबरा गया और उसे लगा कि अगर शांतनु शहनाज को नहीं मना पाया तो इसका गुस्सा बाद में उस डायरेक्टर के ऊपर निकलने वाला था। शहनाज, शहनाज सुनो, मुझसे गलती हो गई। स्टेज पर मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना कि अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जो भी किया मैंने यार अनजाने में हो गया, प्लीज माफ कर दो, आई एम सॉरी। शांतनु ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। शहनाज भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में वो दृश्य कौंधने लगा जब वो उसे सच में छूने की कोशिश कर रहा था। वो शांतनु के हुनर की कदर करती थी और इसलिए उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाकर कहा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। और वैसे भी हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लोगों ने काफी एंजॉय किया और खूब तालियां बजाई। हाँ हाँ, तुमने देखा नहीं, वो खुद भी हमारे साथ में ही गाने लगे थे। जैसे ही शांतनु ने देखा कि शहनाज ने उसे माफ कर दिया था तो उसके सीने को ठंडक पड़ गई। शांतनु भाई, शहनाज, तुम दोनों सच में बहुत अच्छा गाया यार, तुम दोनों ने समा बांध दिया। लेकिन जब तुम लोग आखिर का हिस्सा गा रहे थे ना, तब ये आदमी पीछे खड़ा था, जबकि इसको तो आगे चला जाना चाहिए था। ये तो अगर तुम लोगों के गाने ने प्रोग्राम नहीं संभाला होता ना, तो शायद इस लड़की की वजह से ना सारी परफॉर्मेंस खराब हो गई होती। डायरेक्टर ने बीच में मौका देखते हुए लकी को फिर से कोसना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, मैं और कबीर तो इसे बार बार कह रहे थे कि हिलो हिलो, लेकिन ये सुनने को राजी नहीं था। पता नहीं कहाँ ध्यान था इसका। आखिरी के 2 मिनट में तो ये बस फूंट की तरह ही स्टेज पर खड़ा था। हेतल ने भी लकी की टांग खींचते हुए कहा और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उसे बैठने के लिए बस एक बेंच मिल गई थी और वो वहां जाकर बैठ गया। वो शहनाज से थोड़ी सी दूर पर बैठा हुआ था और उसने सोचा, मैं शहनाज और शांतनु को एक दूसरे के करीब आते हुए देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। परफॉर्मेंस खराब करने का मेरा मूड नहीं था कोई। तुम लोगों को मेरे बारे में जो कुछ बोलना है बोल सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे सामने शहनाज को कोई और आकर किस करे। वैसे तुमने एक चीज देखी, आज स्टेज कितना बढ़िया बांधा हुआ था ना। डायरेक्टर ने टॉपिक बदलते हुए कहा। अब वो और लकी के बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसलिए वो स्टेज की तरफ देखने लगा। उसे उस स्टेज को देखकर बहुत गर्व सा महसूस हो रहा था। हाँ हाँ, पिछली बार के मुकाबले तो इस बार का स्टेज बहुत ही शानदार बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा सेटअप प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए किया गया हो। इसके अलावा लाइट, साउंड और बाकी चीजें तो धांसू है। इसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगे होंगे, है ना? शांतनु ने पूछा। शांतनु और बाकी सब लोग पहले ही बहुत सी पार्टी में परफॉर्म कर चुके थे, इसलिए अब आज वो लोग स्टेज पर गए तो उन्हें पुराने दिन याद आ गए। हाँ, वैसे इन सब में कितना खर्चा हुआ है? हाँ डायरेक्टर साहब, आप तो डायरेक्टर हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप तो डील ही कर रहे थे ना, ऐसे में आपको तो मालूम होगा ना कि इसका कितना बिल आया है, पैसा कितना लगा है। बाकी लोगों ने भी इस विषय में रुचि लेनी शुरू कर दी। तुम लोगों को इस बार अच्छी बात लगेगी ये जानकर कि इस बार किस्मत बहुत अच्छी थी। मैंने इस बार जो स्टेज मंगवाया था ना, वो जयपुर के सबसे बेस्ट टेंट वाले से मंगवाया था और इसके अलावा म्यूजिक लाइट्स भी ना यहाँ के बेस्ट वेंडर से मंगवाई थी। मेकअप, कॉस्ट्यूम, बाकी सब चीजें जितनी अच्छी हो सकती थी ना, मैंने उतनी अच्छी मंगवाई। डायरेक्टर ने अपना सिर फख्र से ऊंचा कर लिया और सबकी ओर गर्व भरी नजरों से देखने लगा। हाँ यार, ऐसा तो लग ही रहा था जैसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि लंदन के किसी कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में अब तक की सबसे बढ़िया पार्टी थी। अब बता भी दो, टोटल कितने पैसे हुए थे? क्यों हमारी जान खाने पे तुले हो? अचानक से एक लड़की ने पूछा। उससे रहा नहीं जा रहा था। 12 लाख। जब हमारी ये पार्टी खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम सब लोग एक साथ एक और पार्टी के लिए चलेंगे। हमारा पर पर्सन बजट 1000 रुपए होगा और उसमें तुम्हें जो खाना होगा ना, तुम खा सकते हो। अरे वाह, ये तो शानदार आइडिया है। हाँ, पर 12 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है यार। ऐसा कौन था जिसने हमें 12 लाख रुपए दिए? इससे पहले तो हमने कभी 3 लाख से ज्यादा मिलते ही नहीं थे। फिर अचानक इस साल इतना पैसा कहाँ से आ गया? हाँ हाँ, मैंने भी नहीं सुना कि कोई इतना पैसा दे रहा हो। हाँ हाँ, तुम्हें पता है किसने दिए? वैसे सब लोग खुशी में भी थे और कंफ्यूज भी। वो जल्द से जल्द इस बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर किसके पास इतना पैसा था। किसी को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ये पैसा किसी और ने नहीं बल्कि लकी ने दिया था। वैसे आप सब लोगों को इस चीज के लिए शांतनु को थैंक यू बोलना चाहिए। ये सारा पैसे ना हमें उनके फादर की तरफ से मिला था, डायरेक्टर ने खुशी खुशी कहा। जब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में शांतनु के साथ गया था तो उसके बाद शांतनु ने कहा था कि वो इस बारे में अपने पापा से जरूर बात करेगा। अब जब अगले दिन डायरेक्टर उस डिपार्टमेंट में गया तो उसने जाते ही सीधा पैसे मांग लिए थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने उसे तुरंत पैसे दे दिए। उसके अलावा उन्होंने इससे कहा कि अगर उससे और भी पैसों की जरूरत हो तो आकर ले सकता है। अब ऐसे में डायरेक्टर को तो यही लग रहा था कि ये पैसे शांतनु के पिताजी ने ही दिए थे। क्या बात है, यानी ये इवेंट राठी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से था। क्या बात है शांतनु, तुम सच में अमीर के हीरो यार। ऐसे आदमी मैंने तो आज तक नहीं देखा। वैसे देखा जाए तो शांतनु भाई के लिए 10 लाख रुपए देना मतलब समंदर में ना सिर्फ एक लोटा निकालने के बराबर है। ऐसे कितने ही 10 लाख तो वो एक ही दिन में कमा कर ढेर कर देते हैं। जब सब लोगों से शांतनु अपनी तारीफ सुन रहा था तो उससे काफी अच्छा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद भी इस पार्टी का हिस्सा था यार। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं और शहनाज एक साथ गा रहे थे, इसलिए मैंने इस चीज का ना खासा ध्यान रखा था कि सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।
जैसे ही शहनाज ने इस बात को सुना तो उसका भी दिल शांतनु के लिए फिर से थोड़ा सा पिघल गया। ठीक इसी वक्त डायरेक्टर के फोन पर एक मैसेज आया और उसने वो मैसेज पढ़ा। उसने खुशी खुशी शांतनु की तरफ देखा और बोला, शांतनु भाई, यूनिवर्सिटी के लीडर्स ने अभी एक डिसीजन लिया है। उनका कहना है कि पूरी पार्टी को जो टॉप 3 परफॉर्मेंस है ना उनके, उन्हें इनाम दिया जाएगा और फर्स्ट प्राइज को देने के लिए खुद स्पॉन्सर आने वाले हैं। क्या कहा? जो स्पॉन्सर वो खुद इनाम देने आ रहे हैं? यानी शांतनु तुम्हारे पापा इनाम देने के लिए आ रहे हैं? अचानक से एक लड़की ने उछलते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन पहला इनाम तो शांतनु तुम्हें ही मिलने वाला है। जिस तरह से तुम और शहनाज स्टेज पर गा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो तुम दोनों ने आग लगा दी यार। तुम दोनों की परफॉर्मेंस के आगे किसी और की परफॉर्मेंस तो टिक ही नहीं सकती। डायरेक्टर ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो खुद भी इस बात से काफी खुश हो रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, शांतनु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसने शहनाज को देखा और अपने मन में सोचा कि उसके पिताजी उसे और शहनाज को साथ में तो अवार्ड दे देते तो कितना अच्छा होता। वो इसी बहाने शहनाज को अपने पिता से मिलवा देता और फिर उसके पापा ही सीधा शहनाज से बात कर सकते थे। क्या कहा? स्पॉन्सर अवार्ड देने वाला है? लकी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। वो किसी भी हाल में अवार्ड देने के लिए स्टेज पर नहीं आने वाला था। अगर वो ऐसा करता तो इस बात की खबर किसी भी हाल में रुस्तम तक पहुंच जाती तो उसकी और उसकी मम्मी पापा की हालत खराब हो सकती थी। लकी ने दिल ही दिल में ऐसा सोचने वालों को गाली दी जिसका ये आइडिया था। उसने पहले से ही कहा हुआ था कि इस पार्टी के स्पॉन्सर का नाम, चेहरा लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हो गया था? तही शांतनु शहनाज को किस करने के लिए जाने वाला था, लेकिन बीच में ही लकी ने उसे रोक दिया। शहनाज को भी शांतनु की ये हरकत अच्छी नहीं लगी और शांतनु उसे मनाने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर जब बात स्पॉन्सर की निकल कर आई तो डायरेक्टर ने बताया कि स्पॉन्सर फर्स्ट आने वाले परफॉर्मेंस को खुद स्टेज पर आकर इनाम देने वाले थे। ये सुनते ही लकी के तो कान खड़े हो गए। उसने कॉलेज वालों को इस बात के लिए साफ मना किया हुआ था कि वो किसी भी हाल में उसका नाम उजागर होने नहीं दे सकते, लेकिन अब उन्होंने ही उसे संकट में डाल दिया। इन सब के बीच में शिरीन 1 घंटे से भी ज्यादा से लकी का इंतजार कर रही थी, लेकिन लकी का अभी तक कोई पता नहीं था। अब शिरीन से और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो शहनाज को फोन लगाने ही वाली थी और उससे पूछने ही वाली थी कि वहां पर क्या हो रहा था। लेकिन फिर उसे लगा कि आज वो परफॉर्म करने वाली थी और ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। शिरीन ने गहरी सांस ली और अब जब उसे लकी के आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि वो खुद ही टैक्सी लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाए। वो सड़क के किनारे पे काफी देर से खड़ी थी, लेकिन उसे कोई ऑटो तक नजर नहीं आ रहा था। वो ऑनलाइन भी बुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। ठीक इसी वक्त एक ग्रे कलर की बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसका पीछे का दरवाजा खुला। उसे देखकर एक बार के लिए शिरीन ठिठक गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था। वो धीरे से गाड़ी के आगे वाले हिस्से की तरफ चली गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसे चला कौन रहा था। जैसे ही वो उस हिस्से पर पहुंची कि इतने में बड़ा सा हाथ आया और उसने शिरीन की कलाई को पकड़कर उसे सीधा कार के अंदर ले लिया। इसके बाद फिर से गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। शिरीन जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन गाड़ी एक बार के लिए रुकी और फिर तेजी से चल पड़ी। इधर जब लकी भी अपने ख्यालों में खोया बैठा था कि वो स्टेज पर जाने वाला नहीं था या जाए भी नहीं, इतने में पार्टी का आखिरी परफॉर्मेंस भी शुरू हो चुका था। अब वहां पर खड़े होस्ट ने अपनी तेज आवाज में कहा, तो दोस्तों, ये थी आज की हसीन शाम की आखिरी पेशकश। मैं आपकी तालियों और आपकी हुटिंग से इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपको पार्टी में बहुत मजा आया है। मजा आना तो बनता भी है। अब बस हमने आपके लिए आज की 3 सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को चुन लिया है। तो तीसरे नंबर पर जो परफॉर्मेंस आई है वो है देश मेरा रंगीला। दूसरे नंबर पर जो परफॉर्मेंस आई है वो है इमेजिन। और पहले नंबर पर जो परफॉर्मेंस आई है, वैसे तो मुझे उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पहचान जाओगे, पर फिर भी चलो एक छोटा सा ना क्लू देता हूँ। कैसे मुझे तुम मिल गई? जी हाँ, शहनाज और शांतनु की धमाकेदार परफॉर्मेंस को मिला है फर्स्ट प्राइज। तो चलिए अब हम उन्हें इनाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इतने में ऑडियंस ने फिर से जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। तीसरी परफॉर्मेंस को अवार्ड देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी आए थे और दूसरी परफॉर्मेंस को अवार्ड देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट। अब लोगों को ये देखकर फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे। ऐसे में अगर वो सेकंड प्राइज देने आए थे तो फिर फर्स्ट प्राइज देने के लिए कौन आने वाला था? सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या किसी खास आदमी को इस अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। लकी भी इधर बैक स्टेज में बैठकर यही सोच रहा था कि फर्स्ट प्राइज देने के लिए कौन आने वाला था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो यहाँ से चुपचाप निकल कर भाग जाए। वैसे भी वो खुद ही शांतनु और शहनाज का डांस पार्टनर भी था और ऐसे में वो खुद उन्हें इनाम देने के लिए जाता तो बड़ा अजीब लगता। वैसे भी उसे लोगों के सामने आने का कोई शौक नहीं था। लकी चुपचाप अपनी जगह पर उठकर जाने ही वाला था कि इतने में होस्ट ने पहली परफॉर्मेंस के विजेताओं को स्टेज पर बुलाना शुरू कर दिया। लकी, चलो, कहाँ जा रहे हो तुम?
हमें तो स्टेज पर जाना है। हेतल ने लकी का हाथ पकड़ा और फिर कबीर ने भी उसे स्टेज की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही ऑडियंस ने देखा कि शांतनु और शहनाज फिर से स्टेज पर आ गए थे तो उन्हें देखते ही वो लोग फिर से चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें देखने के बाद लोगों से तो अपनी खुशी संभालते संभल नहीं रही थी। तो ये है आज की हमारी पहली टीम जिन्होंने आज बहुत ही सुंदर समा बांधा था। तो चलिए इन्हें इनाम देने से पहले हम लोग इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें ये अवार्ड जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। हम लोग सबसे पहले शांतनु से शुरुआत करते हैं, एंकर ने कहा और फिर शांतनु के हाथ में माइक थमा दी। जैसे ही नीचे खड़ी लड़कियों ने देखा कि माइक शांतनु के हाथ में आ गया तो सब जोर जोर से चिल्लाने लगी, शांतनु शांतनु शांतनु, वी लव यू शांतनु। जब शांतनु ने अपना हाथ उठाया तब जाकर वो सब कहीं चुप हो पाई। आप सभी लोगों के इतने प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आज की शो ना फर्स्ट आया, इसमें इस बात की मुझे काफी खुशी है। सच में मैं और मेरी टीम काफी खुश हैं। हालांकि हमारी इस परफॉर्मेंस में भी थोड़ी सी गलतियां जरूर हो गई होंगी, जैसा कि हमारी टीम के एक मेंबर ने गाने के बीच में डांस करना बंद कर दिया, जिसका असर हमारी आगे की परफॉर्मेंस पर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम और अच्छा डिलीवर कर पाते। खैर, शांतनु ने यहाँ पर लकी को नीचा दिखाने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उस दौरान स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस की तस्वीर चल रही थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लकी स्टेज पर चुपचाप खड़ा हुआ था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में लोग समझ गए कि इस वक्त शांतनु किस बारे में बात कर रहा था और उन लोगों ने भी लकी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। इस लड़के ने तो पूरा परफॉर्मेंस ही खराब कर दिया, इसे तो इसमें भाग ही नहीं लेना चाहिए। हाँ यार, इसने शांतनु को तो धक्का भी दिया था, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है यार। हाँ, इसने जानबूझकर शांतनु को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। मुझे तो लगता है शायद यही चाहता था कि ये पूरा प्रोग्राम को बिगाड़ कर रखते। देख रहा हो, इतने में एक लड़की खड़ी हुई और इसने स्टेज पर आते हुए कहा, अरे ओ पागल, तुझे तो शहनाज और शांतनु के पास खड़े भी नहीं रहना चाहिए, चला जाए यहाँ से। वो लड़की बहुत ही जज्बाती हो गई थी और अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि उसकी ये जरा सी बात बहुत बड़ी लहर बन सकती थी। और अब सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नीचे उतारो, नीचे उतारो इस लड़के को नीचे उतारो। लकी उनके ऐसे सब नारे सुनकर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो मानता था कि उससे इस प्रोग्राम के दौरान गलती हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि शांतनु सब लोगों के सामने उसकी गलती गिनवाए और उसे नीचा दिखाए। अब अगर लकी अपने आप को बचाने के लिए भी लोगों से कुछ कहता तो उसकी सुनने वाले नहीं थे कोई। उनके दिमाग में तो फितूर चढ़ गया था, जो कि इतनी आसानी से तो उतरने वाला नहीं था। लकी चुपचाप वहीं पर खड़ा था और उसके मन में यही चल रहा था कि वो नीचे ही उतर जाए। वैसे अकेले इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस परफॉर्मेंस का इंचार्ज हूं तो मैंने इसे ठीक से ध्यान नहीं दिया इस पे, तो इसमें जितनी गलती उसकी है उतनी मेरी भी। इतने में फिर से शांतनु ने कहा और ये दिल ही दिल में हंसने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान चढ़ाई थी। इतने में फिर से लोगों ने शांतनु की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। नहीं शांतनु, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ शांतनु भाई, आप अगली बार से इस आदमी को अपने साथ किसी प्रोग्राम में मत लेना। शांतनु भाई का अमीर होना तो बनता है बॉस, ये आदमी कितनी बड़ी सोच रखता है और उस लड़के से तो बहुत बेटर है जो इसे अभी धक्का दे रहा था। जब होस्ट ने देखा कि लोगों से उनके जज्बात नहीं संभल रहे थे तो वो बीच में आया और बोला, देखिए आप सब लोग शांत हो जाइए, हम बस अब अवार्ड देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके मन में अब यही आ रहा होगा ना कि आखिर इन लोगों को अवार्ड देने के लिए कौन आने वाला है, तो वो कोई और नहीं बल्कि आज हमारी इस पूरी पार्टी के स्पॉन्सर मिस्टर लकी अग्रवाल हैं। जैसे ही होस्ट ने यह नाम पढ़ा तो वो खुद भी एक बार के लिए दंग रह गया। उसने फिर से अपना पेपर देखा और उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें सच में लकी अग्रवाल ही लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? लकी खुद भी तो परफॉर्म कर रहा था। इतने में उससे रहा नहीं किया और उसने सीधा लकी की तरफ देखा। उसके चेहरे से उसके दिल का हाल साफ समझा जा रहा था। कौन? जैसे ही शांतनु ने लकी का नाम सुना तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसे तो लग रहा था कि स्पॉन्सर उसके पापा थे, तो फिर ऐसे में लकी स्पॉन्सर कैसे हो सकता था? शांतनु ने लकी की तरफ देखा तो पाया कि वो अपनी जगह पर चुपचाप शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे वो लाना नहीं चाह रहा था, पर फिर भी वो आ जा रही थी। शांतनु को लग रहा था कि चलो भले ही उसके पापा स्पॉन्सर नहीं थे, लेकिन इस आदमी को स्पॉन्सर तो नहीं होना चाहिए था इस प्रोग्राम का। हो सकता था कि कोई इसी के नाम का और इसी के सरनेम का आदमी हो। बाकी सब लोगों का हाल भी वैसा ही था जैसा इस वक्त शांतनु का था। वैसे भी यही लग रहा था कि ये इनाम देने के लिए वो शांतनु के पापा ही आने वाले थे और उन्हें भी यही लग रहा था कि यहाँ पर नाम का कोई घपला था। अब होस्ट ने लकी की तरफ देखा ही नहीं और लोगों की तरफ देखते हुए बोला, तो चलिए अब हम इनाम देने के लिए हमारे गेस्ट मिस्टर लकी अग्रवाल को बुलाते हैं। लेकिन वहां से कोई नहीं आया। लकी ही स्टेज पर खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जगह से हिले या ना हिले। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। अरे लकी जाओ ना, हमें अवार्ड दो यार, हेतल ने लकी को छेड़ते हुए कहा।
उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो लकी नहीं था जिसके बारे में कहा जा रहा था। हाँ वैसे भी इससे अच्छा तो तुम ही और क्या कर सकते हो, कबीर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी वक्त कॉलेज के प्रेसिडेंट अपनी जगह से खड़े हुए। उनके हाथ में कुछ एक सर्टिफिकेट थे और वो लकी के पास आकर खड़े हो गए। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, लकी जी हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो हमें मिले ही नहीं। बाद में पता चला आप तो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि आपकी टीम फर्स्ट आई है। इस बात के लिए आपको ढेर सारी बधाई। मैंने आपके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाए थे, लीजिए आप ही अपनी टीम वाले को ये सर्टिफिकेट अपने हाथ से दे दीजिए। बात कुछ ऐसी थी कि जिस दिन लकी पैसा डोनेट करने के लिए गया था, उस दिन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट फील्ड विजिट पर गए हुए थे और बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने इस डोनेशन के बारे में वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया। उन्होंने उन्हें यह भी बता दिया कि लकी अपनी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। बाद में जब प्रेसिडेंट वहां आए तो वाइस प्रेसिडेंट ने भी उन्हें यही बात बताई और कहा कि लकी नहीं चाहता कि उसकी पहचान किसी के भी सामने उजागर हो, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर लकी ने इतना पैसा दिया था तो उसका नाम, उसका सम्मान करने का मौका उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में उन्हें लगा कि इस पार्टी से कोई अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने ये सब खेल रचा था। लकी जैसे ही वहां से बाहर आने की सोच रहा था कि इतने में होस्ट ने उन सबको स्टेज पर बुला लिया। लकी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हेतल ने उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया। जैसे ही होस्ट ने लकी का नाम लिया तो न सिर्फ होस्ट बल्कि बाकी सभी लोगों के कान खड़े हो गए। इतने में कॉलेज के प्रेसिडेंट स्टेज पर आए और उन्होंने लकी का धन्यवाद दिया। उसके हाथ में सर्टिफिकेट भी दे दिए। इधर लकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जैसे ही बाकी लोगों ने भी प्रेसिडेंट के मुंह से ये सब बात सुनी और लोगों ने ये सब देखा तो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। वो जो सुन रहे थे उन्हें उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी इस पार्टी का स्पॉन्सर था, इस बात पर तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई भी इस बात को मान नहीं सकता था कि उसने 10 लाख रुपए दिए थे। वो तो एक नंबर का फटीचर था, तो फिर उसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता था? हाँ, सर क्या आप अपने हाथों से ये इनाम हम लोगों को देना पसंद करेंगे? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं लकी जी, आप तो कॉलेज के इतने बड़े इंसान हो, ऐसे में मैं आपके सामने ये इनाम कैसे दे सकता हूँ? आपको इस इनाम को खुद ही अपने हाथों से देना चाहिए, प्रेसिडेंट ने कहा। और फिर वो लकी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज के बीच में ले गया और लकी के हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने होस्ट से माइक ले लिया और सब बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, चलिए अब हम सब हमारे गेस्ट लकी अग्रवाल को बुलाते हैं, वो हमारे बीच में आए और हमारे विजेता टीम को इनाम दें। इस वक्त बाकी सब लोग सिर्फ प्रेसिडेंट को लकी की तरफ जाते हुए देख रहे थे और उन्हें सुना ही नहीं दे रहा था कि हेड मास्टर क्या कह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि लकी ही उनका स्पॉन्सर था तो उनका मुंह तो खुला का खुला रह गया। हर कोई नाम में सिर हिला रहा था और किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर कोई जानता था कि इस यूनिवर्सिटी में अमीर बाप के लड़के कौन थे। लकी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, ना ही किसी ने सुना था। ऐसे में पार्टी को वो स्पॉन्सर कैसे कर सकता था? लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ही ने कह दिया था और उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं जानती हूँ कि वो जानबूझकर अपने आप को स्पॉन्सर दिखा रहा है ताकि ये शांतनु और शहनाज को ना नीचे दिखा सके। इतना सब करने के बाद ये शांतनु को इनाम दे रहा है। मैंने इतना बुरा आदमी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतने में एक लड़की जोश में स्टेज पर चढ़कर आ गई। वो शांतनु की बहुत बड़ी दीवानी थी। उसने प्रेसिडेंट के हाथों से माइक लिया और ऑडियंस की तरफ देखते हुए बोली, हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो शांतनु और शहनाज जैसे लोगों को इनाम दे। हम नहीं चाहते कि ऐसा आदमी इन लोगों को इनाम दे। हाँ, हम भी नहीं चाहते। जैसे ही लोगों ने उस लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो इतने में लोगों ने भी एक ही सुर में उसका साथ देना शुरू कर दिया। बहुत से लड़के इसलिए हाँ कह रहे थे क्योंकि वो शहनाज को पसंद करते थे और लड़कियां इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो शांतनु को पसंद किया करती थी। जिस वक्त लकी ने शांतनु को धक्का दिया और शहनाज को अपने साथ खींचकर बैक स्टेज ले गया, उसके बाद से हर कोई उसे नापसंद किए जा रहा था। कोई भी उससे बात तक करने के लिए राजी नहीं था। नीचे उतरो। हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे अवार्ड देने की। कौन है तू बे? ऐसे लोगों से तो स्पॉन्सरशिप लेनी ही नहीं चाहिए। जब प्रेसिडेंट ने देखा कि लोगों के बीच में लकी का नाम सुनते ही गुस्सा भर गया था तो वो खुद भी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग लकी से इतनी नफरत आखिर क्यों कर रहे थे। लकी ने तो इस पार्टी को स्पॉन्सर किया था। अगर वो नहीं होता तो ना तो परफॉर्मेंस होती और ना ही कोई पार्टी। उन्होंने उस लड़की के हाथ से फिर से माइक अपने हाथ में लिया और बोला, देखिए कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। लकी ने हमारी पार्टी स्पॉन्सर की है। आप मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा बता दीजिए जिसने ऐसा कुछ किया। अगर वो नहीं होता ना तो आज आप सब यहाँ इतना एंजॉय नहीं कर पाते क्या? उल्टा आपको इसको ना थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, तो इसने तो सिर्फ 10 लाख रुपए दिए ना। मैं तो सबसे पहले ही पता कर लिया था मैंने। हम इसके 10 लाख रुपए अभी के अभी इकट्ठा करके इसे वापस कर देते हैं। लेकिन ये आदमी किसी भी हाल में शांतनु और शहनाज को अपने हाथ से इनाम नहीं दे सकता। अभी के अभी इस आदमी को स्टेज से नीचे उतारो। उस लड़की ने माइक अपने हाथ में लिया और फिर जोर से बोली, हाँ, हम सब लोग अभी इसका पैसा जमा करके इसे पकड़ा देते हैं। बस इसे स्टेज से नीचे उतारो। बाकी सब लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया।
इतना प्यार देखकर शांतनु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सोच रहा था कि लोग कितना चाहते हैं उसे। हाँ, भले ही इसने 10 लाख रुपए दिए हो, यहाँ पर कम से कम 500 से 1000 लोग खड़े हैं। अगर सब लोग 100 रुपए भी देंगे ना तो काम पूरा हो सकेगा। लोगों ने बीच में गुस्सा अपने चरम पर कर लिया था। वो सब मिलकर लकी को उसके पैसे फिर से चुका देना चाहते थे, लेकिन कोई भी ये नहीं देख सकता था कि वो शहनाज और शांतनु जैसे महान लोगों को अपने तुच्छ हाथों से इनाम दे रहा था। लकी अग्रवाल नीचे आओ, नीचे आओ लकी अग्रवाल। इस तरह के नारे पूरे मैदान में गूंजने लगे और सब लोग पूरे जोश में अपने हाथ हवा में फेंकते हुए नारे लगाए जा रहे थे। चुप हो जाओ, सबके सब चुप हो जाओ। अगर अब किसी ने भी लकी के बारे में एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो उसका इंजाम भुगतना पड़ेगा सबको। इधर प्रेसिडेंट भी अपने स्टूडेंट के इस व्यवहार पर गुस्सा कर रहे थे और वो माइक पर गरजते हुए बोल रहे थे। वो सच में काफी परेशान थे। लकी ने सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन फिर भी ये सब लोग उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। इस बात को सुनते ही उन्हें शर्म आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका सारा पढ़ाया हुआ बेकार चला गया। लकी का उन लोगों से वो 10 लाख रुपए वापस लेने वाला था। उसके लिए 10 लाख रुपए क्या बड़ी बात थी। जो आदमी 1 करोड़ दे सकता था उसके लिए 10 लाख रुपए कुछ मायने ही नहीं रखती, ढेला भर भी नहीं। इधर प्रेसिडेंट की धमकी का असर लोगों पर हुआ और वो सब लोग धीरे धीरे शांत हो गए। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनके शांत हो जाने के बाद फिर से प्रेसिडेंट ने लकी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे लेकर वो स्टेज के कोने पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में लड़के लड़कियों की तरफ देखा और माइक में कहा, तुम लोगों को क्या लगता है लकी ने सिर्फ इस पार्टी के लिए पैसे दिए हैं तो और किस चीज के लिए दिया है? कुछ लोगों ने दबदबी हुई जबान से कहा, मैं तुम्हें बताऊं कि लकी ने कितना पैसा दिया है इस कॉलेज में। इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए सिर्फ इस अकेले आदमी ने 1 करोड़ की राशि हंसी खुशी दान कर दी है। सोचो हम उस 1 करोड़ से कितने सारे एक्सपेरिमेंट, खेल, बाकी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप में से जिस किसी ने भी स्कूल के फंड के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, हो सकता है उसे लकी ही फंड कर रहे हो। आप में से कोई इस वक्त लकी के पैसों पर यहां पढ़ रहा है, पढ़ पाएगा और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम उसके खिलाफ नारे लगा रहे हो, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो कि अब भी तुम उसे नीचा दिखाने चाहते हो। ठीक है, दिखाओ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लकी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम उसे नीचे उतारोगे ना यहाँ से तो समझ लेना कि तुम अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर लात मार रहे हो। इतना बार कहने के बाद प्रेसिडेंट ने माइक नीचे कर लिया और वो सब लोगों की तरफ देखने लगे। लोगों के चेहरे सन्न पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी इतनी बड़ी रकम लेकर कहां से आया था जो उसने इन लोगों के बीच में दान कर दी। हर कोई इस सवाल के साथ प्रेसिडेंट की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, अकल पर पत्थर पड़े हुए ना तुम्हारे। रुको, मैं अभी तुम्हारे सामने सच रख देता हूँ, जरा मेरा मोबाइल इस स्क्रीन से जोड़ना, प्रेसिडेंट ने कहा और एक टेक्निकल आदमी को बुलाया। उसने तुरंत प्रेसिडेंट का मोबाइल वहां लगी बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। उन्होंने उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का अकाउंट खोला और उसमें सबसे ऊपर ये एंट्री आ रही थी कि उनके खाते में लकी अग्रवाल ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। जैसे ही सब बच्चों ने अपनी आंखों से ये देखा तो उन्हें विश्वास हो चुका था कि हाँ, लकी ने सच में ये पैसे दान किए। भले ही कुछ लोग फिर से ये मान रहे थे कि ये भी लकी की साजिश थी, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे थे कि लकी ने जो दान दिया था वो सच में काफी बड़ा था। इसका मतलब था कि वो खुद भी अपने आप में एक अमीर आदमी था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस ग्रांट के लिए अप्लाई करने वाले थे और उन्हें लकी के पैसों से बेनिफिट मिलने वाला था। तो फिर वो लकी के बारे में इस तरह की उलूल जुलूल बातें करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते थे? अब ऐसे में उन्होंने लकी के बारे में अभी जो कहा था उससे वो भूल जाना चाहते थे और अपने व्यवहार के लिए वो लकी से माफी मांग लेना चाहते थे। देखते ही देखते लोगों की जुबान का रंग कब बदल गया उन्हें इस बात की खबर तक नहीं लगी। लकी भाई, हमें माफ कर दो। लकी भाई, आप तो महान हो, मैंने भी ग्रांट के लिए फॉर्म भरा है और आपकी वजह से मेरी पढ़ाई आगे हो पाएगी। लकी भाई, आप सच में बहुत बड़े इंसान हैं, मैंने इतना बड़ा इंसान आज तक नहीं देखा। लकी, क्या तुम इन लोगों से कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? प्रेसिडेंट ने जब देखा कि लोग शांत हो चुके थे तो वो लकी की बात सुनने के लिए नजर आ रहे थे। उन्होंने लकी की दिशा में माइक आगे बढ़ा दिया और खुद भी एक कदम पीछे हट गए। इधर जैसे ही लकी के हाथ में माइक आया तो ऑडियंस का रिस्पांस और ज्यादा भारी हो गया और सब लोग लकी को सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। जो लोग अभी लकी को गालियां दे रहे थे, अचानक से वो लोग उसके लिए इतनी तालियां बजा रहे थे जितनी उन्होंने शांतनु और शहनाज के लिए नहीं बजाई। इसे कहते हैं आदमी एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। आदमी जितना अमीर होना उसे उतना ही जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। लकी भाई, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब जैसे ही मुझे ग्रांट मिलेगी ना, मैं पढ़ाई करना और सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। लकी उन अमीरजादों में से तो बहुत अच्छा है जो सिर्फ दारू पीते हैं, नशा करते हैं और लड़कियों के साथ इधर उधर घूमते हैं। आई लव यू लकी। लकी इससे पहले कि कुछ बोल पाता, प्रेसिडेंट ने उससे फिर से माइक ले लिया। वो देख पा रहे थे कि कुछ लोग ज्यादा ही भावनाओं में बह गए और ये सब उनके लिए ठीक नहीं लग रहा था। बस बस बहुत हुआ, ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की असलियत क्या है ना,
कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने दिखा दी थी। इसलिए लकी तुम इन लोगों को सीधा इनाम दो यार, प्रेसिडेंट ने कहा और लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। लकी ने अपने हाथों में सर्टिफिकेट लिया और सबसे पहले वो हेतल की दिशा में आगे बढ़ा। हेतल लकी की तरफ देख रही थी और मन ही मन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। लकी मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुम्हारे साथ जो कुछ किया। लकी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो खुद भी थोड़ा सा घबराया हुआ था और ना ही उसे हेतल के ऊपर कोई गुस्सा आ रहा था। उसने सिर्फ हेतल को सर्टिफिकेट दिया और उसका कंधा थपथपा दिया। लकी ने जैसे ही लोगों को इनाम देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, इतने में लोगों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। कोई भी ये नहीं चाहता था कि लकी शांतनु और शहनाज को उसके हाथों से इनाम दे, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने बताया कि लकी ने सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए का दान किया था, तो सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसे में लकी ने भी सर्टिफिकेट अपने हाथ में लिए और बांटने शुरू कर दिए। वो सामने आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही कबीर ने उसे देखा कि उसकी आवाज का भारीपन अचानक से गायब हो गया और वो बहुत धीरे से लकी की तरफ देखते हुए बोला, लकी मुझे माफ कर देना, मैं बिना तुम्हारे बारे में जाने ही तुम्हारे ऊपर हंसा करता था। मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मुझे डांट सकते हो, तुम कहो तो मैं खुद भी अपने आप को फटकार लगा सकता हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। लकी को ये बात बखूबी याद थी कि कबीर उसके ऊपर कैसे हंसता था। जब वो रिहर्सल करता था तो कबीर पीछे से कुछ न कुछ फप्तियां उस पर कसता था, लेकिन अब जब कबीर उसे देख रहा था तो उसे लग रहा था कि लकी कोई पतला हुआ ही आदमी था। ऐसे में लकी ने उसे शांत करने के लिए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो लोगों का क्या ना कि एक दूसरे के ऊपर हंसते ही हैं। हालांकि तुम थोड़ा ज्यादा ही हंस दिए थे, पर कोई बात नहीं, हंसी मजाक है, चलता रहता है। बस आगे से ध्यान रखना इस बात का कि किसी में कब बेकार में मजाक ना उड़ाए। हाँ लकी, मैं पक्का इस बात का ध्यान रखूंगा। जैसे ही कबीर ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो वो समझ गया कि लकी उसका मजाक उड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। उसने बड़े प्यार से लकी के हाथों से सर्टिफिकेट लिया और मुस्कुराते हुए उसके साथ में फोटो क्लिक करवा ली। लकी अब अगला सर्टिफिकेट देने के लिए आगे आ चुका था। जैसे ही लकी ने आगे आया तो हेतल ने देखा कि अगर आदमी को किसी के जैसा होना चाहिए था तो वो लकी जैसा। अब वो शांतनु के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शांतनु ने उसे देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा और नफरत उतर आए थे। वो उसे नजर तो नहीं मिलाना चाह रहा था, लेकिन शहनाज के पास में खड़े होने की वजह से उसके पास में और कोई चारा भी नहीं रह गया। आज उसने जो महफिल अपने गाने से लूटी थी, लकी ने अपनी चुप्पी से वो महफिल उससे एक ही बार में छीन ली। अब जब लकी उसे इनाम अपनी तरफ से दे रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके सामने अपना सिर नीचे झुका देने वाला था। लेकिन उसकी दिशा में जब सर्टिफिकेट बढ़ाया तो शांतनु उससे सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाह रहा था। वो बस इधर उधर देख रहा था और इससे पता चल रहा था कि वो लकी से नजर चुराना चाहता था। शांतनु, तुम्हें अपना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्या? लकी अभी भी अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए रखा हुआ था, लेकिन वो उसकी बात तक नहीं सुनने को राजी था। शांतनु, सर्टिफिकेट लो। लकी जब जोर से चिल्लाया तो उसके कान खड़े हो गए और वो उसे देख रहा था। लकी ने एक पल में ना सिर्फ उसका बल्कि सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शांतनु का दिल ये देखकर बुरी तरीके से जले जा रहा था। आज तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट की क्या, किसी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी तरह इस तरह बात कर सके जिस तरह से लकी उससे बात कर रहा था। शांतनु, जल्दी से सर्टिफिकेट ले लो, मुझे और किसी को भी सर्टिफिकेट देना है। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा ले लो। इतने में बीच में प्रेसिडेंट भी आ गए और उन्होंने शांतनु के पास अब और कोई चारा नहीं छोड़ा। हालांकि वो लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बड़ी भारी ही और बेमन से उसने सर्टिफिकेट ले लिया। अगर वो इस वक्त सबके सामने गुस्सा दिखाता और लकी की लहर में उससे सर्टिफिकेट नहीं लेता तो इस बात से लोग बहुत नाराज हो जाते और वो चाहकर भी शांतनु को प्यार नहीं कर पाते। शांतनु ने छीनते हुए उससे सर्टिफिकेट लिया और फिर उसे अपने सीने से लगाकर खड़ा हो गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि शांतनु को इस बार में सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रहा था। शांतनु ने कितने ही पत्ते चले हों, लेकिन आखिर में का तो लकी नहीं डाला था। वो इतने दिनों से अपनी छाती में अपना घमंड लिए घूम रहा था। आज लकी ने एक बार में उसका सारा घमंड चूर कर दिया। अब आखिर में लकी शहनाज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही अचानक से लकी का चेहरा प्यार से सराबोर हो गया और उसने बड़े ही प्यार से शहनाज की तरफ वो सर्टिफिकेट बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा सर्टिफिकेट। सामने से आती हुई तेज रोशनी में शहनाज उसे शांति से देख रही थी। जिस लकी से वो नजर तक नहीं मिलाती थी, अब उस लकी के चेहरे पर से उसकी नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने लकी के हाथों से सर्टिफिकेट लिया और फिर मुस्कुराते हुए बड़ी ही मधुर आवाज में बोली, तुम दिल में बहुत गहराई रखते हो लकी, अच्छा लगा देखकर। जब लकी ने देखा कि शहनाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी तो लकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे बदन में कंपकपी शुरू हो गई। अगर वो एक गहरी सांस नहीं लेता तो शायद उसके पैरों में गिर सकता था। वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। जो कुछ हुआ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था।
मैं उस सब के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। लकी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, अगर ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, शहनाज ने अपनी तरफ से कहा। जैसे उसने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो वो काफी गंभीर हो गई थी। उसने देखा कि लकी खुद भी काफी गंभीर खड़ा था। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लकी उसे लेकर काफी परेशान था। वो जानती थी कि लकी के मन में उसके लिए अलग से कितना प्यार भरा था। ऐसे में शहनाज का मन भी हल्का सा मचल गया। वो देख पा रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता था, और वो भी उस जमाने में जिस जमाने में लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। मसला उतना ही नहीं था जितना शहनाज पहले समझने की गलती कर रही थी, और अब धीरे धीरे उसे भी ये बात समझ में आ रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अब वो चाह कर भी लकी की तरफ नहीं देखना चाहती थी। तो अब जब लकी जी ने सभी लोगों की सर्टिफिकेट उन्हें दे दी है, तो मैं चाहूंगा कि सारी परफॉर्मेंस की सारी कास्ट आगे आए ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सके, होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में पीछे से सारे लोग आने शुरू हो गए। लकी प्रेसिडेंट के साथ स्टेज पर बीच में बैठा हुआ था। उसके पास में वाइस प्रेसिडेंट बैठे थे। अब जब डायरेक्टर को इस बात की खबर लगी कि लकी इस पार्टी का स्पॉन्सर था, तो खुद भी उसके होश उड़ चुके थे। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो गए कि लकी ने सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दान किए थे। ऐसे में उसे लग रहा था कि शांतनु तो लकी के आगे कुछ नहीं था, और अब वो लकी को ही अपना टारगेट बनाने के बारे में सोच रहा था। जब ग्रुप फोटो हो रहा था तो डायरेक्टर ने इस चीज का फायदा उठाया और वो लकी के पास जाकर बैठ गया। हालांकि वो बिल्कुल पास तो नहीं बैठ पाया, लेकिन इतना पास जरूर आ गया कि लकी की नजरों में आ सके। इसके बाद उसने खिसिया कर हंसना शुरू कर दिया और लकी की तरफ देखते हुए बोला, लकी भाई मुझे माफ कर देना, वो क्या है कि आपको जानता नहीं था ना मैं, और अनजाने में अपने मुंह से कुछ भी बोल गया। मैं आपसे इस चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ बोला आपके लिए, आपके आगे पीछे जो भी, उसे प्लीज भूल जाओ ना, माफ कर देना मुझे। अब जब लकी ने डायरेक्टर को इस तरह से माफी मांगते हुए देखा तो उसे ना जाने बहुत गुस्सा आ गया। 20 दिनों से वो लकी को भाव नहीं दे रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। हालांकि लकी को भी मालूम था कि वो कितना बड़ा मक्खनबाज आदमी था। उसकी शक्ल देखकर ही लकी समझ गया कि वो उससे पैसे मांगने के लिए आया था। लकी ने उसे देखा, मुस्कुराया और फिर हाथ के इशारों से उसे शांत कर दिया। डायरेक्टर लकी के पास ऐसे आया था जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के पास में आया करता था। लकी ने भी उसका कान पकड़ा और उसके कान ने कुछ कह दिया। वो सुनते ही डायरेक्टर का मुंह मारे शर्म के छोटा हो गया, लेकिन आखिर में उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद सीधा बैक स्टेज की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद फोटो लेने के लिए लाइन बननी शुरू हो गई। जैसे ही डायरेक्टर बैक स्टेज से बाहर की तरफ आया तो लोगों के बीच में एक ठहाका जोरदार गूंज उठा। उसने देखा कि वो सिर्फ एक लाल रंग की चड्डी पहनकर वहां पर आ गया था। डायरेक्टर था भी डायरेक्टर जैसा, वो मोटा सा था और उसका शरीर पूरी चर्बी की तरह लटका हुआ नजर आता था। ऐसे में जब वो हिलता डुलता था तो सब लोग हंस गए। वो बहुत ही भद्दा नजर आ रहा था और लड़कियों ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। वो लकी को मनाना चाहता था और उससे माफी मांगना चाहता था, और अब लकी ने उससे जो कहा था उसके लिए वो करना जरूरी था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। हर कोई नीचे से उसकी इस हरकत का मजाक उड़ा रहा था और बाकी लोग जो स्टेज पर खड़े थे वो खुद भी उसे बहुत हीन भावना से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे फोटो से ही दूर कर दिया। अब डायरेक्टर शांतनु के पास में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शांतनु ने उसे देखा तो वो चौंक गया और उसे डांटते हुए कहा, अरे तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? डायरेक्टर ने सोचा कि लकी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ऐसे में शांतनु उसे डांट क्यों रहा था? वैसे भी उसने 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से दिए थे और वो शांतनु से तो बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए वो लकी को ऑफेंड करने के बजाय शांतनु को ऑफेंड करना ज्यादा सही समझ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा रहा और फिर उसने उसके गले में अपना हाथ डाल दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शांतनु भाई आई एम सॉरी। उसने अपना हाथ और जोर से उसके गले में डाल दिया। शांतनु उससे पीछा छुड़वाने के लिए जितनी कोशिश कर रहा था कर पा रहा था, लेकिन डायरेक्टर था कि उसकी गले में हाथ हटाने के लिए राजी ही नहीं था। वो उसे ऐसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। शांतनु उसके मोटे से शरीर के बीच में फंस गया। स्टेज के ऊपर नीचे जो लोग खड़े थे और इस नजारे को देख रहे थे वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सच में उस डायरेक्टर ने आखिरी में तो समा ही बांध दिया। ठीक इसी वक्त फोटोग्राफर के क्लिक की आवाज आ गई और वो बड़ा सा फोटो ले लिया जिसका सभी को इंतजार था। अब ये फोटो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाने वाली थी। शांतनु का दिमाग खराब हो गया और वो अपना ये फोटो देखना भी नहीं चाह रहा था जिसमें एक मोटा सा लड़का उसके गले में हाथ डालकर खड़ा था। जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू कर दिया। सब प्रोफेसर बच्चे आने जाने की व्यवस्था देख रहे थे। शांतनु ने शहनाज को रोका और वो और उसके कुछ दोस्त रुक गए। कुछ लोगों के साथ में पार्टी के बाद फोटो लेने के बाद में शहनाज से डायरेक्टर के साथ बाहर जाकर खाने के लिए मना कर दिया था। वो थोड़ी देर के लिए खुद के साथ अकेला और शांत रहना चाहती थी। इधर लकी ने भी बड़े प्यार से पार्टी में जाने से मना कर दिया और वो अपना ही दान किया हुआ पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता था। प्रेसिडेंट के माइक हाथ में लेने के बाद सबको ये पता चल गया था कि इस पार्टी को लकी ने ही स्पॉन्सर किया था। सब लोगों के तेवर बदल चुके थे। लकी ने शहनाज को अपने हाथ से सर्टिफिकेट दिया और दोनों के बीच में एक मुस्कान तैर गई। इसके बाद जब लकी फोटो खिंचवा रहा था तो वो डायरेक्टर उसके पास आ गया। लकी ने उसे नंगा होकर स्टेज पर बुलाया
और लोग अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जब शांतनु ने शहनाज से और डायरेक्टर ने लकी से पार्टी में आने के लिए पूछा तो दोनों ने ही मना कर दिया। जब सब लोग जाने लगे तो युवराज अभी भी लकी को ही देख रहा था। वो उससे बात करने के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन सब लोगों के निकल जाने के बाद में जैसे ही वो लोग सब चले गए तो वो लकी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है यार लकी, तुम तो बड़े अमीर आदमी निकले यार, और तुमने हम सबसे झूठ भी बोला। अगर आज तुम्हारा सच सामने नहीं आता तो शायद तुम तो हमें इसके बारे में कुछ बताने ही वाले नहीं थे। लकी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसी बात नहीं है ना, मेरे पास में बस ये थोड़ा बहुत पैसा था और ये सब मैंने यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दिया। अब मैं फिर से गरीब हो चुका हूँ, असली का गरीब, और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया यार। वैसे भी पैसे ही क्या है यार, कागज का टुकड़ा ही तो है। मैं तो अपने पैसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सब दान कर दिया। अरे भाई ये सब बातें तुम जैसे अमीर लोग ही कर सकते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है वगैरह वगैरह, या सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है। तुम लोगों के लिए होता होगा, हम लोगों से पूछो हमारे दिल का हाल। लेकिन मैंने एक बात ना देखी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तक इतने अमीर बाप देखे और उनके बिगड़े हुए लड़के भी देखे, बहुत के कान के नीचे बजाया भी, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी ना आज पहली बार देख रहा हूँ। आज से तुम ही हमारे डॉर्मेट्री के लीडर हो गए, और देखना तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं ये बात जहां बोलूंगा ना वहां लिख कर भी दे सकता हूँ। लकी को उसकी ये बात सुनकर हंसी आ गई। अभी उसने थोड़ी देर पहले ही युवराज को समझाया कि वो अमीर नहीं था, पर फिर भी वो मानने को राजी ही नहीं था। तो ऐसे में लकी उसे अब और नहीं समझाना चाहता था। युवराज उसे अपने साथ बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाना चाहता था। लकी को कुछ और भी काम निपटाने थे, इसलिए उसने अपना फोन ले लिया। युवराज बहुत फोर्स कर रहा था, लेकिन लकी उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था। जैसे ही युवराज वहां से निकला, लकी ने देखा कि वहां पर कोई 100 से 200 लोग ही बाकी रह गए थे। उन लोगों के बीच में शहनाज अपना मोबाइल हाथ में लिए घूमे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लकी तुरंत उसके पास चला गया। शहनाज, तुम किसे ढूंढ रही हो? लकी ने पूछा। अरे तुम सही वक्त पर मिल गए। तुमने कहा था ना कि तुम शिरीन को लेकर आ गए थे। कब लेकर आए थे और वो अभी कहां पर है, इस बात का कोई अंदाजा है? मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। शहनाज के चेहरे पर उसकी चिंता साफ नजर आ रही थी। शिरीन को? मैं शिरीन को नहीं लेकर आया। लकी ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा। उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, और ना ही उसे समझ आ रहा था कि शहनाज उससे ये सवाल क्यों कर रही थी। क्या तुम उसे लेकर नहीं आए? ये सुनते ही शहनाज का दिल एक बार के लिए घबरा गया। लकी भी उसे लेकर नहीं आया था और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। ऐसे में शहनाज को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई। ठीक इसी वक्त शहनाज का फोन बजा, लेकिन वो इतनी ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी कि उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके पापा का फोन था तो उसने तुरंत अपना फोन उठाया और बोली, शहनाज मैंने तुम्हें लाने के लिए ना एक गाड़ी भेजा है, तुम जल्दी से आ जाओ, एक सेकंड भी देर मत करना। उधर से शहनाज के पिता दर्शन ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए थे। शहनाज का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लकी ने उसे देखा और पूछा, पापा क्या हुआ, कुछ बात है क्या, सब ठीक तो है? बात ऐसी है कि शिरीन को किसी ने किडनैप कर लिया है। अभी उसका फोन आया था और उसने शिरीन को छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। शहनाज तुम जहाँ कहीं भी हो थोड़ी सेफ रहना, और जब तक गाड़ी ना आ जाए तब तक बाहर मत निकलना, बहुत खतरा है। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें भी ढूंढ रहे हो। मैं शिरीन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। जैसे ही शहनाज ने यह खबर सुनी कि शिरीन का किडनैप हो गया है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई। उसे अचानक से एक झटका लगा और वो तुरंत नीचे गिर गई। राधिका! लकी जोर से चिल्लाया और शहनाज को उठाने में उसकी मदद करने लगा, लेकिन शहनाज बेहोश नहीं हुई थी। उसने जैसे ही लकी का हाथ अपने पास देखा तो उसे धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हाथ मत लगाना। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन किडनैप हो गई है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे अपने साथ लेकर आना, तो फिर तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? और फिर जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम उसे लेकर आए हो तो तुमने मुझसे हाँ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला मुझसे? लकी उसके मुंह से ये सब बात सुनकर सन्न रह गया था। वो ये सब क्या कह रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस शहनाज के कांपते हुए होठों की तरफ देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि शहनाज ने उसे कब कहा कि वो शिरीन को अपने साथ लेकर आए। इस बारे में तो उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। लेकिन जब उसने शहनाज की हालत देखी तो उसे लगा कि अभी ये सही वक्त नहीं था। अगर वो उससे ये सब पूछता तो शायद वो और ज्यादा घबरा जाती, नाराज हो जाती। इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया। इधर थोड़ी देर बाद में एक बड़ी सी गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुई। उसमें से शहनाज का बॉडीगार्ड नीचे उतरा
और उसने शहनाज को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इससे पहले कि शहनाज गाड़ी में बैठती उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की तरफ देखा। उसका मन तो कर रहा था कि वो लकी का गला दबा दे और उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, लेकिन फिर ना जाने कैसे उसने अपने हाथों को रोका। वो गाड़ी में बैठी और वहां से रवाना हो गई। लकी को याद आया कि उसने बहुत देर से अपना फोन तो देखा ही नहीं था, इसलिए उसने जैसे ही अपना फोन चालू किया उसकी तरफ देखा। उसे पता चला कि 3 घंटे पहले शहनाज ने उसे मैसेज किया था कि वो शिरीन को अपने साथ लेकर आए। जैसे ही लकी की आंखों के सामने ये मैसेज आया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो कुछ हो रहा था उसके पीछे वो खुद वजह था और उसने अपने आप को इन सब के लिए दोषी करार दे दिया। मैसेज को आए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और अब तक शिरीन किडनैप हो चुकी थी। लकी का दिमाग ना जाने क्यों से रोहित का चेहरा दिखा रहा था। जब दिल्ली में लकी ने शिरीन को रोहित से बचाया था और रोहित को पुलिस पकड़ कर ले गई तो उसने चीख चीख कर कहा था कि वो शिरीन से इस बात का बदला जरूर लेगा। हो सकता था कि वापस वो आ गया हो और उसी ने शिरीन को किडनैप किया हो। लकी को लग रहा था कि अगर वो इस बार रोहित के हाथ लग गई तो वो उसे बांध देगा और अपनी पिछली बार की सारी भड़ास निकाल लेगा। वो शिरीन के साथ में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता था। वो बुरी तरह से घबरा गया और उसके खुद भी हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन लकी के पास भी शिरीन को बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो मदद के लिए पुलिस के पास जाता तो देर हो जाती, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि शिरीन इस वक्त कहाँ थी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर सिर्फ इंतजार तो नहीं कर सकता था। उसने फिर से शिरीन की जानकारी लेने के लिए शहनाज को फोन लगाया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। वो बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन वो थी कि उसका फोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर लकी को जब लगा कि अब उसे खुद ही बाहर निकलकर रोहित को ढूंढना था तो उसने अपने हिसाब से ढूंढना शुरू किया। यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद में जितनी बार हो सकता था, होटल, खाली बिल्डिंग, हर जगह वो तलाशे जा रहा था, लेकिन रोहित का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो बार बार शिरीन को फोन लगाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। जयपुर इतना छोटा शहर नहीं था कि वो किसी भी सूरत में उसे इतनी आसानी से ढूंढ सके। लकी को शिरीन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रात से लगाकर सुबह के 6 बज चुके थे। लकी चलता जा रहा था और उसके दोनों पैर लगभग टूटने को थे। लकी शिरीन की कोई खबर नहीं ढूंढ सका था। जब थोड़ी सी रोशनी नजर आने लगी तो वो चौराहे के पास में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ठीक इसी वक्त उसका फोन बजा। उसने देखा कि फोन शिरीन का था। अचानक से जैसे लकी के मुर्दे शरीर में जान आ गई। हेलो हेलो शिरीन, लकी ने इधर से घबराते हुए कहा। उसे लग रहा था कि फोन की दूसरी तरफ उसे किडनैपर की आवाज सुनने को मिलेगी और उससे फिरौती की मांग करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद से उलट उसे शिरीन की आवाज आई। हाँ लकी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। शिरीन ने कहा। क्या तुम हो कहाँ पर? मुझे बताओ, अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मैं। लकी ने कहा। मैं अभी जयपुर हॉस्पिटल में हूँ। जैसे ही शिरीन ने इतना कहा, लकी ने फोन काटा, ऑटो पकड़ा और सीधा जयपुर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। शिरीन के वार्ड में पहुंचा तो देखा कि वो पलंग पर लेटी हुई थी। शहनाज का बॉडीगार्ड और खुद शहनाज उसके पास खड़े थे। उनके पास में एक और आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शहनाज के पिता दर्शन थे। लकी ने दरवाजा खटखटाया और अचानक से सब लोग दरवाजे के बाहर देखने लगे। शहनाज की नजर लकी से मिली तो उसका गुस्सा फिर से उसकी नाक पर चढ़ गया। जैसे ही अंदर लकी आया तो उसने उससे ठंडे से लहजे में पूछा, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? लकी ने उसकी बात का बड़े ही प्यार से जवाब दिया, मुझे एक बार शिरीन से मिलने दो। कल क्या हुआ वो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस एक बार मुझे उसके मिल लेने दो, उसके बाद बता दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैं और मेरे पापा यहाँ पर हैं। हम लोग शिरीन का ध्यान रखने के लिए काफी हैं। तुम बीच में मत पड़ो, कोई जरूरत नहीं आने की। वापस चले जाओ तुम। शहनाज को लकी के मुंह से उसकी सफाई सुनने का कोई शौक नहीं था। जब से उसे यह पता चला कि शिरीन लकी का इंतजार करते हुए किडनैप हो गई थी, तब से उसका लकी तक से मिलने का मन नहीं कर रहा था। ना ही वो उसकी शक्ल देखना पसंद कर रही थी। जब लकी ने सुना कि शहनाज उसे इतनी तीखी और कठोर जुबान में बात कर रही थी तो उसका दिल उदास हो गया। उसे बुरा महसूस होने लगा और उसकी आंखें भीग गई। उसने सोचा कि इस वक्त वो शहनाज को किसी भी हाल में नहीं मना सकता था, इसलिए वो वापस घूमा और वहां से निकल गया। लकी! इतने में शिरीन ने उसे पीछे से आवाज दिया। वो लकी को देखते ही नींद से जाग गई। तुम बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में बुलाती हूँ तुम्हें, शिरीन ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? किसने किडनैप किया था शिरीन को और कैसे बचकर आ गई थी वो बाहर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।